3, 2, 1। रागिनी वायुओ सावधानी से जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के पीछे चल रही थी। उसकी बाहों में आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी बहाल करने वाली 1 दर्जन के करीब गोलियों की बोतलें थीं। उसकी सुंदर आंखें उसके सामने वाले उस बहुत ऊंचे न दिखने वाले व्यक्ति की ओर घूर रही थी। उसकी भौहों में एक जटिल और परेशान अभिव्यक्ति थी। जो कुछ उसने आज किया था, उसने वास्तव में उसे पछतावा महसूस कराया। अगर वह उसे स्वर्गीय चिकित्सा चौक हेवनली लव मेडिसिन स्क्वायर नहीं ले गई होती तो कुछ भी नहीं होता। मुख्य बात यह थी कि पहले तो उसका इरादा लेयू को उसे एक सबक सिखाने देना था, लेकिन परिणाम यह हुआ कि वह इतनी शातिर नहीं बनना चाहती थी और अंत में उसने उसे नाराज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह इतना शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग भी था कि लेयू के साथ बराबरी से लड़ सका। दिन के अंत में रागिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें शेम की भावना बिल्कुल नहीं बची है। पूरे रास्ते जीवप्ती त्रिपाठी की चुप्पी और उदासीनता इंडिफरेंस ने उसे और भी अधिक असहज महसूस कराया। अंत में महल में लौटने के बाद रागिनी अब इसे और सहन नहीं कर सकी और जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी के सामने आ गई। उसका रास्ता रोकते हुए गुस्से में पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी ओर हल्के से देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। अरे! रागिनी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने हिलाया। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें इस तरह मुझे अनदेखा करने की जरूरत नहीं है ना? जब मैं तुम्हें पहले स्वर्गीय चिकित्सा चौक ले गई थी तो मैं वास्तव में लेयू को तुम्हें सबक सिखाने देना चाहती थी। तुम्हें इतना घृणित हेटफुल किसने कहा था? लेकिन बाद में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस समय स्थिति पहले ही मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। हाँ, मुझे खेद है, नाराज मत हो। हालांकि रागिनी एक अनाथ, ऑफन थी और शाही नोबल पृष्ठभूमि से नहीं थी, फिर भी वह शान किंग लुओ की नजरों में सबसे लोकप्रिय पॉपुलर व्यक्ति थी। इसके अलावा वह एक मोहक सुंदरता एन्चांटिंग ब्यूटी थी और हमेशा काफी घमंडी एरोगेंट रही थी। अपनी अनूठी शौक हॉबीज के साथ उसने कभी भी किसी आदमी को अपनी आंखों में नहीं रखा था। जब शान लुओ उस दिन जीवप्ती त्रिपाठी को वापस लाई थी तो उसने न केवल उसे शांत फीनिक्स मंडप ट्रैंक्विल फीनिक्स पवेलियन में रहने दिया था, उसने महल की 3 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं को भी उसकी सेवा के लिए भेजा था, जिससे स्वाभाविक रूप से रागिनी को थोड़ी चिढ़ अनॉयड हुई थी। रागिनी का जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति अच्छा प्रभाव इंप्रेशन नहीं था, लेकिन शान लुओ के आदेशों के कारण उसने कभी भी जीवप्ती त्रिपाठी को गंभीरता से नहीं लिया था। आज की लड़ाई तक जीवप्ती त्रिपाठी लेयू के साथ मुकाबला करने में सक्षम था और यहाँ तक कि नुकसान डिसएडवांटेज में भी नहीं पड़ा। रागिनी ने महसूस किया कि यह व्यक्ति अन्य पुरुषों से अलग था और समझा कि शान लुओ उसे इतना महत्व क्यों देती थी। उसकी गुस्सा, टेम्पर और अहंकार एरोगेंस के साथ इस समय ईमानदारी से माफी मांगना सिंसियरली अपोलोजाइजिंग बस बहुत अधिक था। ये वह सीमा थी जो वह कर सकती थी। अपनी जगह पर खड़ा जीवप्ती त्रिपाठी की भौहें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह रागिनी को घूर रहा था। वह नहीं बोला। रागिनी की अभिव्यक्ति अचानक नाखुश अनहैप्पी हो गई और उसने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही माफी मांग ली है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या यह नहीं कहा जाता कि सभी पुरुष उदार मैग्नानिमस होते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, रागिनी के कॉलर लेपेल को पकड़ा और उसे अपने सामने खींच लिया। रागिनी का सुंदर चेहरा एक पल में पेल पड़ गया, लगभग प्रतिवर्त रूप से हमला करना चाहती थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी की भयानक टेरिफाइंग युद्ध शक्ति को याद करके उसने जल्दी से अपना मन बदल लिया। अगर तुम भविष्य में फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत करोगी, तुम मर जाओगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी कोल्डली सांस ली। उसका लहजा ठंडा और दृढ़ फर्म था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक जोकिंग कर रहा था। उसकी गंभीरता सीरियसनेस को देखकर रागिनी का दिल कांप ट्रेम्बलिंग उठा। उसका पूरा शरीर बर्फीला ठंडा आइस कोल्ड था। जैसे ही वह कुछ हठी स्टबन कहना चाहती थी, जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक मुंह खून ब्लड थूक दिया। खून में बैंगनी पर्पल ऊर्जा का एक निशान भी था। वह ऊर्जा का निशान रेन स्क्वर्मिंग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित अलाइव हो। आह! रागिनी चिल्लाई, दफा हो जाओ। जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक हथेली पाम स्ट्राइक से हमला किया, रागिनी को कुछ फ्यू डजन मीटर्स पीछे धकेल दिया और अगले ही पल उसका शरीर बैंगनी दानवीय लपटों पर्पल डेमोनिक फ्लेम्स की एक मोटी परत में लिपटा रैप हुआ था। एक हड्डी को ठंडी कर देने वाली शीतलता बोन चिलिंग कोल्डनेस फैल गई। जीवप्ती त्रिपाठी के बाल और कपड़े तुरंत सफेद व्हाइट हो गए और बर्फीली ठंडी आभा आइसी कोल्ड ऑरा के झुंड विस्क्स फैल गए। कच जीवप्ती त्रिपाठी को केंद्र मानकर 100 फीट से अधिक का घेरा रेडियस तुरंत जम फ्रोजन गया। रागिनी की सुंदर आंखें तेजी वायलेंटली से कांप उठी क्योंकि वह जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। ये पता चला कि इस व्यक्ति ने लेयू के हमले की शक्ति को पूरी तरह से निष्प्रभावी न्यूट्रलाइज्ड नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय इसे अपने शरीर के अंदर सील करने के लिए किसी अज्ञात अननोन विधि का उपयोग किया था। अब यह फिर से एक्टिंग अप रहा था। ये शैतानी गुफा इविल कैवन से बैंगनी दानवीय आत्मा अग्नि
पर्पल डेमोनिक स्पिरिट फायर थी। ये एक वास्तविक अग्नि, रियल फायर नहीं थी, बल्कि बैंगनी दानवीय आत्मा शक्ति, पर्पल डेमोनिक स्पिरिट ची से ऊर्जा, एनर्जी का एक संघनित, कंडेंस्ड रूप था। ले यू ने इस ऊर्जा को अवशोषित, अब्जॉर्ब्ड और परिष्कृत, रिफाइंड किया था, इसे अपने हमलों में मिलाया, मिक्सिंग था। इस तरह की दानवीय ऊर्जा, डेमोनिक एनर्जी से निपटना बेहद मुश्किल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एक बार जब कोई इससे मारा, स्ट्रक जाता था, तो वे कीड़े, मैगट्स की तरह हो जाते थे। जब तक किसी की ताकत ले यू से कहीं आगे, फास्ट सपास्ट न हो, तब तक उनकी जीवन शक्ति, यूएनटी, को इस दानवीय ऊर्जा द्वारा निगल, स्वॉलोड लिया जाएगा और वे जमकर मर जाएंगे। रागिनी ने इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। आज पहली बार उसे इसे देखने का सौभाग्य, प्रिविलेज मिला था। क्या तुम घायल, हर्ट हो? रागिनी ने कांपती, ट्रेम्बलिंग हुई आवाज में पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके दिल की असंतुष्टि, डिसैटिस्फैक्शन, तुरंत अपराध बोध, गिल्ट से बदल गई। बकवास, तुम क्यों नहीं उस गधा मेज से टक्कर हिट खाकर कोशिश करती? जीवप्ती त्रिपाठी ने दांत टीथ पीसकर जवाब दिया, एक गहरी सांस ली और अपनी सच्ची यांग गुप्त तकनीक, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को संचालित, सर्कुलेटिंग करते हुए बैंगनी दानवीय आत्मा अग्नि को फिर से अपने शरीर से अपनी नाड़ियों, मेरिडियंस में दबा, सप्रेसिंग दिया। ले यू युवा पीढ़ी के गुरु, मास्टर होने के योग्य था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जीवप्ती त्रिपाठी ने लड़ाई जीत ली थी, और यहाँ तक कि ले परिवार, ल फैमिली के अमरता आरोहण क्षेत्र, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के गुरु भी उसका समर्थन, सपोर्ट करने के लिए बाहर आ गए थे। लेकिन वास्तविक परिणाम केवल जीवप्ती त्रिपाठी को ही पता था। अगर वे वास्तव में लड़ते रहे होते, तो वह निश्चित शोक नहीं था कि वह जीत गया होता। आखिरकार ले यू की खेती, कल्टिवेशन उसकी तुलना में 4 छोटे स्तर, माइनर रेल्म्स अधिक थी। इसके अलावा उस गधा ने जीवप्ती त्रिपाठी को जोर से मारा था। यहाँ तक कि हजारों फूल खिलने वाले रक्त बेगोनिया, 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बगोनिया की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के साथ भी जीवप्ती त्रिपाठी के 5 आंतरिक अंग, 5 विसरा और 6 बाह्य अंग, 6 ऑर्गन्स सभी विस्थापित, डिसलोकेटेड हो गए थे। तो हम क्या करें? रागिनी ने घबराहट, एंक्शसली में पूछा। मेरा इलाज हील करो। क्या तुम एक सुअपिक हो? हाँ, तो चलो जल्दी वापस चलते हैं। रागिनी ने जल्दी से कहा। जीवप्ती त्रिपाठी को सहारा, सपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ी और जल्दी से शांत फीनिक्स मंडप में वापस दौड़ी क्रशिंग। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे सुअ का सिर, पिग हेड कहा था, रागिनी को जरा भी चिढ़ नहीं हुई। कम से कम उसे जीवप्ती त्रिपाठी के लहजे से कोई ठंडी हत्या की मंशा, कोल्ड मर्डरस इंटेंट महसूस नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, वह बिल्कुल भी नाराज, एंग्री नहीं था। शांत फीनिक्स मंडप। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी लौटा, वह सीधे पहली मंजिल, फर्स्ट फ्लोर पर गया, जल्दी से अपने कपड़े, रोब्स हटाए और गर्म स्नान, वार्म बाथ में गोता, डाइविंग लगाया। बाहर जीवप्ती त्रिपाठी की सेवा कर रही 3 महिलाएं रागिनी के साथ साइड से खड़ी थीं। युवा स्वामी को क्या हुआ? सुंदर महिला यूनली ने कुछ गलत देखा और धीरे से पूछा। वह ले यू के साथ लड़ा और कुछ चोटें, इंजरीज आईं। रागिनी ने धीरे से जवाब दिया। यूनली ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने लाल होठों, रेड लिप्स को ढंक लिया। उसकी सुंदर आंखें सदमे, शौक से भरी थी। तुमने ले परिवार के युवा स्वामी के साथ लड़ाई लड़ी। तुमने क्यों लड़ाई की? मत पूछो, यह मेरी गलती है। रागिनी ने आह भरी, अपनी आस्तीन स्लीव में गोलियां रुओयू और रुओकिंग को सौंप दी। उसके चेहरे पर नुकसान, लॉस का भाव भर गया। सुंदर महिला यूनली ने एक पल के लिए उसे विचारपूर्वक, थॉटफुली घूरा और कई बातों को समझने में मदद नहीं कर सकी, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। बड़ी बहन यून, उसे अब भी मेरे खिलाफ कुछ पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस लगता है। मैं उसकी नाराजगी, एंगर को शांत अपीज करने के लिए उसे कैसे माफी मांग सकती हूँ? एक पल की चुप्पी, साइलेंस के बाद रागिनी अचानक मुड़ी और पूछा। माफी मांगना? यूनली की सुंदर आंखें आश्चर्य, सरप्राइज के एक निशान के साथ चमकी, क्योंकि उसने रागिनी को हैरानी, अमेजमेंट से घूरते हुए मजाक, जोकिंग किया। छोटी रागिनी वास्तव में माफी मांगना जानती है। आज सूरज सन पश्चिम से निकला होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? नहीं। रागिनी ने उसे जोर से घूरा, इससे पहले कि वह अचानक शरारती, विकटली ढंग से मुस्कुराए। तुम दुष्ट स्लट, तुम्हारे सिर में क्या चल रहा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं ताकि तुम बहुत असंतुष्ट, डिसैटिस्फाइड न हो जाओ? मत करो। यूनली हैरान, टेकन अबैक थी और चुपचाप, क्वाइटली रागिनी से दूर हो गई। तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? यूनली ने मधुरता, स्वीटली से मुस्कुराए। उसका चेहरा थोड़ा शर्मा, ब्लशिंग गया, क्योंकि उसने फुसफुसाया, विस्पर्ड, एक महिला का शरीर सबसे अच्छा हथियार है। तुम्हारे दिमाग में वास्तव में ऐसे विचार हैं। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। रागिनी ने गुस्से में कहा। तुम उस पर नजर रखो, मैं पहले वापस जाऊंगी। अगर यहाँ कुछ होता है तो मुझे सूचित, इन्फॉर्म करना मत भूलना। हाँ। यूनली, रुओयू और रुओछिंग ने एक साथ सिर हिलाया। स्नान के अंदर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सच्ची यान गुप्त तकनीक का संचालन शुरू कर दिया।
बैंगनी दुष्ट शक्ति पर्पल ईविल ची उसकी नाड़ियों के माध्यम से बह फ्लोइंग रही थी और शुद्ध सच्ची यांग जीवन शक्ति प्योर ट्रू यांग युआन ची द्वारा जलाई इंसिनरेटेड जा रही थी। कुछ को उसके शरीर से बाहर एक्सपेल्ड निकाला जा रहा था, जबकि बाकी को अदम्य स्वर्णिम कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। हालांकि यह ऊर्जा भी अत्यधिक दुष्ट शक्ति थी, अनिवार्य रूप से अदम्य स्वर्णिम कंकाल की ऊर्जा के समान स्रोत सोर्स को साझा करती थी, फिर भी कुछ अंतर डिफरेंसेस थे। ये लेयू द्वारा खेती की गई ऊर्जा थी जो मार्शल मार्ग, मार्शल डाओ और मुद्रा ब्रांड के बारे में उसकी समझ के साथ साथ उसकी अपनी आभा और के साथ मिली मिक्स्ड हुई थी। लेयू की मार्शल मार्ग की समझ और जीवक्ति त्रिपाठी की मुद्रा असंगत इनकम्पैटिबल थे, इसलिए उन्हें केवल समाप्त एलिमिनेटेड किया जा सकता था। जो बचा था वह बैंगनी आत्मा दानवीय शक्ति पर्पल स्पिरिट डेमोनिक ची थी, जिसे लेयू ने शैतानी गुफा से अवशोषित किया था, जिसे परिष्कृत होने के बाद अदम्य स्वर्णिम कंकाल द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। ये दुष्ट शक्ति को घोलना डिसॉल्व बहुत मुश्किल था, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी को अपनी नाड़ियों में बैंगनी आत्मा दानवीय शक्ति को धीरे धीरे घोलने और परिष्कृत करने में 3 या 4 दिन लग गए। अदम्य स्वर्णिम कंकाल से ऐसा लग रहा था कि ये तथाकथित बैंगनी आत्मा दानवीय शक्ति इसकी पसंद लाइकिंग की थी। इस खोज डिस्कवरी ने जीवक्ति त्रिपाठी के दिल को कांपा दिया। लेयू के साथ उसकी लड़ाई का परिणाम एक स्पष्ट जीत या हार में नहीं हुआ था, लेकिन उस लड़ाई के कारण जीवक्ति त्रिपाठी की सच्चे तत्व क्षेत्र 5वें चरण ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 5th स्टेज की खेती पूरी तरह से समेकित कंसोलिडेटेड हो गई थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने यह भी देखा था कि उसकी पीढ़ी जनरेशन के शीर्ष गुरुओं में किस तरह की ताकत थी। अब तक उसे केवल कुछ कठिन विरोधियों डिफिकल्ट ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ा था। 9 सितारा तलवार विद्यालय 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल के वू चेंगई छियू परिवार क्यू फैमिली के क्यू यीमेंग और यह लेयू, उनमें से प्रत्येक की असाधारण पृष्ठभूमि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैकग्राउंड्स थी, इसलिए उनकी ताकत जीवक्ति त्रिपाठी के लिए एक चेतावनी वेकअप कॉल थी और उसने उनमें से किसी को भी कम अंडर एस्टिमेट आंकने की हिम्मत नहीं की। दुनिया इतनी विशाल थी, कौन जानता था कि उनके जैसे कितने प्रतिभाशाली जीनियसेस लोग थे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने शारीरिक फिजिकली और मानसिक मेंटली रूप से दोनों तरह से तरोताज़ा रिफ्रेश्ड महसूस किया। उसके घायल 5 आंतरिक अंग और 6 बाह्य अंग सभी अपनी मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशंस में लौट आए थे और बाथटब में पानी एक गहरा बैंगनी डीप पर्पल रंग बन गया था, जिसे यह एक भयानक टेरिफाइंग रूप अपीयरेंस दे रहा था। बाथटब से उठते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने शरीर पर पानी सुखाया, ड्राइड अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। जब युनली, रुओयू और रुओछिंग ने उसे बाहर आते देखा तो वे खुशी हैप्पीली से मुस्कुराने में खुद को मदद नहीं कर सकी। क्या युवा स्वामी की चोटी ठीक हील्ड हो गई है? युनली ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। हाँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। युनली ने भी राहत साय ऑफ रिलीफ की सांस ली। रुओयू और रुओछिंग की ओर मुड़कर कहा, जाओ और मिस रागिनी को सूचित करो कि युवा स्वामी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रुओयू और रुओछिंग ने सिर हिलाया, मुड़े और चले गए लीविंग। युनली ने जीवक्ति त्रिपाठी को सार्थक मीनिंगफुली रूप से घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी को शायद पता न हो, लेकिन मिस रागिनी दिन में कई बार यहाँ आकर आपकी हालत के बारे में पूछती रही है। मैं देख सकती हूँ कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अच्छी तरह से आराम नहीं किया है, इसलिए वह बहुत थकी टायर्ड होंगी। उसने ये खुद आस्क्ड फॉर इट मांगा। जीवक्ति त्रिपाठी ने सांस ली। रागिनी इतनी चिंतित कंसर्न क्यों थी? यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह परेशान वरीड थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह शान छिंग लुओ को पता चलने पर उसे सजा पनिश देने से डर रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी इसे कैसे नहीं समझ नॉट अंडरस्टैंड सकता था। युनली ने अपने होंठ लिप्स दबाए और मुस्कुराए। रागिनी अभी भी छोटी है और बहुत समझदार सेंसिबल नहीं है। पूरे साल महल में रहने और मास्टर द्वारा प्यार डोटेड ऑन किए जाने के कारण वह वास्तव में बिगड़ स्पॉइल्ड गई है। युवा स्वामी मास्टर की उदारता है, आपको उसकी स्तर लेवल तक नीचे लोअर आने की जरूरत नहीं है। 322 देखते हैं वह भविष्य में कैसा प्रदर्शन करती है। जीवक्ति त्रिपाठी ने रेशमा के लिए युनली को बोलते हुए देखा तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। इससे भी अधिक वह पिछली बात को फिर से नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें तो केवल इस बात पर गुस्सा आया था कि रेशमा ने उनके खिलाफ साजिश रची थी और उन्हें इतनी परेशान करने वाली स्थिति में घसीटा था। उनका मानना था कि इस घटना के बाद रेशमा फिर कभी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेगी। तब युनली ने कहा, युवा स्वामी ने जो गोलियां पहले खरीदी थी उन्हें आपके शयनकक्ष में रख दिया गया है और हिसाब भी निपटा दिया गया है। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से सिर हिलाया। जीवक्ति त्रिपाठी मन ही मन ये सोचे बिना नहीं रह सके कि एक बड़ा समर्थक होने से वाकई में फर्क पड़ता है। इतनी सारी जीवन शक्ति पुनर्स्थापित करने वाली गोलियां खरीदी और उनका भुगतान खुद नहीं करना पड़ा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि महान शक्तियों के युवा स्वामी और युवा देवियां औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेजी से खेती अभ्यास कर पाते थे। इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन उनके पास उपलब्ध होने पर यदि वे एक ही शुरुआती रेखा से शुरू करते हैं
तो उनकी उपलब्धियां हमेशा दूसरों से ऊंची ही होंगी। ये दुनिया हमेशा से इतनी अन्यायपूर्ण रही है। इसके अलावा ले परिवार, अब जयप्रकाश का परिवार, ने परसों कुछ देने के लिए किसी को भेजा था। सुंदर महिला ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट करना जारी रखा। ओह, ले परिवार, जीवप्ती त्रिपाठी की भौहें थोड़ी उठी। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। जी, उन्होंने रहस्यमय श्रेणी की गोलियों की एक बोतल भेजी, जिनका उपयोग भी किसी की आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है। युनली ने अपना मुंह ढकते हुए जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और हंसने लगी। मैंने सुना है कि ले परिवार ने इन गोलियों को अपने परिवार के मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया और इस सेवक को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि युवा स्वामी उन्हें स्वीकार करें। ये देखकर कि युवा स्वामी इलाज के बीच में थे, इस सेवक ने पहल करके उन्हें रख लिया। युवा स्वामी, क्या आप उन्हें वापस करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, जीवप्ती त्रिपाठी ने सार्थक मुस्कान के साथ हंस दिया। मैं उन्हें वापस क्यों करना चाहूंगा? चूंकि उन्होंने उन्हें मेरे दरवाजे पर भेजा है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें स्वीकार करना होगा। जैसे ये जानकर कि वह यही कहेंगे, युनली ने हल्के से सिर हिलाया। ये सच है। अगर मैं उन्हें वापस करूंगी तो मुझे डर है कि इससे ले परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, इसलिए बड़ी समस्याओं को छोटी में और छोटी को कुछ नहीं में बदलना ही सबसे अच्छा है। युवा स्वामी वास्तव में एक उदार व्यक्ति है। ये चापलूसी, जीवप्ती त्रिपाठी को हल्का सा पसीना आ गया। ले परिवार द्वारा उन्हें इतना कीमती उपहार भेजने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी समझ सकते थे, ये पिछले संकट को हल करने के प्रयास से अधिक कुछ नहीं था। हालांकि ले परिवार अभी भी एक महान शक्ति था। जीवप्ती त्रिपाठी को यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि वह समझौता करने को तैयार था। पद्मिनी, शान किंग लुओ काफी खौफनाक है, जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से बुदबुदाया। उन्होंने केवल यही सोचा कि जयप्रकाश यूजिया पद्मिनी के कारण अच्छा व्यवहार कर रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि जयप्रकाश के परिवार को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था और वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। यदि वे जीवप्ती त्रिपाठी को चुपचाप मार सकते तो वे ऐसा करने में सक्षम होते। ले परिवार इतना उदार कैसे हो सकता था? लेकिन मुख्य बात यह थी कि जीवप्ती त्रिपाठी और ओम प्रकाश ले यू के बीच की लड़ाई सुगंधित शहर फ्रेग्रेंस सिटी में हुई थी और इतने सारे लोग इसे देख रहे थे। फिलहाल वे उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और केवल अपना गुस्सा ही पी सकते थे। हालांकि एक बोतल गहन स्तर प्रोफाउंड लेवल की गोलियां महंगी थी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। लेकिन जयप्रकाश का परिवार इसे वहनीय कर सकता था। उनकी बातों को सुनकर युनली मुस्कुराए और आगे कहा, युवा स्वामी, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। क्या है वह? शहर में महान शक्तियों से कई युवा स्वामी और युवा देवियां हैं जो युवा स्वामी को अपने निवास पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे डर है कि वे युवा स्वामी से दोस्ती करना चाहते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी और दूसरों का ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। इन दिनों सुगंधित शहर की महान शक्तियां जीवप्ती त्रिपाठी की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद उनकी उत्पत्ति का तो छोड़िए, उनका नाम भी स्पष्ट नहीं था। इसलिए वे जीवप्ती त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहते थे। वे इस अवसर का उपयोग उनकी जासूसी करने के लिए करना चाहते थे। अगर उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में छोटी नहीं थी तो वे स्वाभाविक रूप से उनसे दोस्ती करना चाहते थे। अगर उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी तो भी कोई नुकसान नहीं था। ऐसे होनहार युवा के साथ कोई भी शक्ति मित्रता का हाथ बढ़ाने को तैयार होगी। नहीं जाना है, जीवप्ती त्रिपाठी ने भान से कुड़ी, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। उन्हें इतनी निर्णायकता से मना करते देख सुंदर महिला एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि वह मुस्कुराए। ठीक है, मैं खेती अभ्यास करने जा रहा हूँ। उन्हें ये कहकर जीवप्ती त्रिपाठी सीधे दूसरी मंजिल की ओर भाग गए। उनके पीछे हटने को देखकर सुंदर महिला युनली ने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी और निराशा भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने कभी किसी को खेती अभ्यास के प्रति इतना जुनूनी नहीं देखा था। देखने से ऐसा लगता था कि उनकी ताकत बिना किसी कारण के नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक जीवप्ती त्रिपाठी ने सच्चा रस एल्केमी मार्ग ट्रू अल्केमिक वे के रहस्यों में झांकना जारी रखा, लेकिन उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। उन्हें नहीं पता था कि वह कब पूरी तस्वीर देख पाएंगे। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी को परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी दैवीय चेतना स्पिरिचुअल एनर्जी को विकसित करने के लिए सच्चा रस एल्केमी मार्ग का उपयोग करना चाहते थे। सच्चा रस एल्केमी मार्ग में निहित ज्ञान प्राप्त करना केवल द्वितीयक था। अपनी दैवीय चेतना को पुनर्स्थापित करने के लिए एक बोतल गोलियों का सेवन करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की दैवीय चेतना में काफी वृद्धि हुई। यह न केवल अधिक लचीली हो गई, बल्कि यह जिस सीमा को कवर कर सकती थी वह भी पहले से कहीं अधिक बड़ी थी। गोलियों की खपत बहुत तेज थी क्योंकि इन गोलियों की गुणवत्ता उच्च नहीं थी। यदि गुणवत्ता उच्च नहीं थी तो औषधीय प्रभावकारिता आदर्श नहीं होगी। यदि जीवप्ती त्रिपाठी अपनी दैवीय चेतना को तेजी से पुनर्स्थापित करना चाहते थे तो वह केवल मात्रा से ही इसकी पूर्ति कर सकते थे। ले परिवार अब जयप्रकाश का परिवार द्वारा भेजी गई रहस्यमय श्रेणी की गोलियों की अंतिम बोतल भी 2 दिनों से कम समय तक ही चली, इससे पहले कि वह पूरी तरह से उपयोग हो गई। किसी ने भी जीवप्ती त्रिपाठी की तरह कभी भी अपनी दैवीय चेतना का अभ्यास करने की हिम्मत नहीं की थी। लापरवाही से अपनी दैवीय चेतना को थका देना और फिर पागलपन से उसकी पूर्ति के लिए गोलियों का सेवन करना। यदि यह कोई और होता तो उन्हें बहुत पहले ही एक गंभीर चोट लग गई होती।
यदि उनकी दैवीय चेतना अव्यवस्था में नहीं होती तो वे मूर्ख बन गए होते। वे कैसे बच सकते थे? लेकिन आत्मा को गर्म करने वाला कमल, सोल वार्मिंग लोटस के प्रभाव के तहत जीवप्ती त्रिपाठी को ऐसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 10 दिनों के बाद, सभी गोलियों का सेवन करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उनकी दैवीय चेतना में बहुत वृद्धि हुई है। उन्होंने पद्मिनी शान किंग लुओ द्वारा उनके शरीर में छोड़ी गई आत्मा खोजी मुहर, सोल सीकिंग सील को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी इसे हिला पाने में असमर्थ थे। इसके बजाय उन्होंने नागिन ड्रैगन लेडी द्वारा आत्मा खोजी मुहर में छोड़ी गई दैवीय चेतना डिवाइन सेंस को भड़काया, जिससे वह हैरान हो गई और भ्रम हो गया, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी क्रोधित हो गए। जल्द या बाद में वह उसे नग्न करेंगे, उसे टांग देंगे और उसे अच्छी तरह से पीटेंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने दिल में चुपके से शपथ ली। एक हल्की खटखटाहट के साथ बाहर से एक दस्तक आई। अंदर आओ, जीवप्ती त्रिपाठी चिल्लाए। दरवाजा धक्का दिया गया और रेशमा वाइलुओ, एक अग्नि में लाल पोशाक पहने हुए, उसका चेहरा मोहक और आकर्षक लग रहा था, हंसते हुए अंदर आई। ये स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर सज धज की थी और उसने जो कपड़ों का चुनाव किया था वह पद्मिनी की शैली की नकल करने के लिए था, जिससे उसे आकर्षण का एक संकेत मिल रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा चौंक गए। ये तुम कैसे? उस दिन महल में वापस लौटने के बाद से रेशमा जीवप्ती त्रिपाठी के सामने प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन समय समय पर युनली उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहती रहती थी। जीवप्ती त्रिपाठी से पिछली बात को आगे न बढ़ाने के लिए कहती थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि आज वह खुद पहल करके उन्हें ढूंढने आएगी। हालांकि वर्तमान रेशमा अब पहले की तरह घमंडी और हावी नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी का सामना करते समय वह थोड़ी घबराहट और अवसाद महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मैं आपसे मिलने आई हूँ, रेशमा ने धीरे से कहा, एक दुर्लभ कोमलता दिखाते हुए जब वह डरपोक होकर जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए। अगर तुम अब भी उस बात की परवाह करती हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आप नाराज नहीं हैं? रेशमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जब तक तुम फिर से मेरे खिलाफ साजिश नहीं रचोगी। हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह दिन बस एक दुर्घटना थी। रेशमा ने प्यार से मुस्कुराया, जीवप्ती त्रिपाठी की ओर भागते हुए और फुसफुसाते हुए, अगर मालिक उस दिन जो हुआ उसके बारे में पूछते हैं। मेरे हाथों में खुजली थी, इसलिए मैंने ओम प्रकाश लेयू के साथ कुछ सलाह का आदान प्रदान किया। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कैसे जवाब देना है। रेशमा हंसने लगी, अपनी पतली सफेद हथेलियों से अपनी छाती को थपथपाया और एक गहरी सांस ली। उसने पूरी तरह से अपने दिल के बड़े पत्थर को नीचे रख दिया था। ईमानदारी से उसने कहा, तुम वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत थी। जैसे ही उसने उसकी तारीफ पूरी की, उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी उसकी छाती को घूर रहा था। जल्दी से उसकी नजर को अवरुद्ध करते हुए वह शर्मा गई और कहा, अरे इस तरह मत देखो। ऐसा कहते हुए, जाहिरा तौर पर कुछ सोचते हुए, रेशमा ने अपनी बाहों को छोड़ दिया और जानबूझकर अपनी ऊंची छाती को फुलाया। उदासीनता से कहा, देखो देखो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, किसी भी हालत में मैं कुछ भी नहीं खोऊंगी। उसका इतना लापरवाह अभिनय जीवप्ती त्रिपाठी के लिए थोड़ा अधिक था। हंसते हुए रेशमा सीधे बिस्तर पर कूद गई और जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे आकर खड़ी हो गई। आधा घुटने टेककर उसने फिर अपने हाथ फैलाए, जीवप्ती त्रिपाठी के सिर को सीधा किया और धीरे से अपनी 10 उंगलियों से उसकी मालिश की। तुम क्यों? जीवप्ती त्रिपाठी आश्चर्यचकित थे। हर दिन इस समय क्या ये वरिष्ठ बहन युनली नहीं है जो आपकी थकान को दूर करने में मदद करने आती है? आज मैंने ये कार्य संभाल लिया और मूल रूप से आपसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सहयोगी होंगे। ये युवा महिला शायद ही कभी आपकी सेवा करती है, इसलिए मैं आभारी होंगी और इसका आनंद लूंगी। जीवप्ती त्रिपाठी चकित हुए बिना नहीं रह सके, केवल अब जाकर महसूस किया कि रेशमा वास्तव में उस दिन जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस कर रही थी। अन्यथा वह उसे इस तरह खुश करने की कोशिश नहीं करती। उस दिन जब युनली ने जीवप्ती त्रिपाठी की मालिश में मदद की थी, जीवप्ती त्रिपाठी को इसकी लत लग गई थी और वह इसे हर दिन उसके साथ करना चाहते थे। किसी की दैवीय चेतना डिवाइन सेंस का अभ्यास करने से थकान होती है। हर बार इसे उन पतली उंगलियों से विघटित किया जाता था जिससे बादल में तैरने जैसा महसूस होता था। ये एक आरामदायक एहसास था। रेशमा ने शुरुआत से ही इसके बारे में पूछताछ की होगी। उसकी तकनीक युनली जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह काफी मेहनती थी। काफी देर बाद रेशमा ने अचानक पूछा, क्या ये बहुत आरामदायक है? ठीक है, जीवप्ती त्रिपाठी ने ईमानदारी से कहा। केवल ठीक है। रेशमा काफी चौंक गई। मैं वरिष्ठ बहन युनली की तुलना में कैसी हूँ? उसकी जितनी अच्छी नहीं। रेशमा ने हकार भरी। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखों को गोल किया जैसे वह शरारत से मुस्कुरा रही हो। अचानक जीवप्ती त्रिपाठी के कान में एक कोमल कराह सुनाई दी, जो अनंत आकर्षण और प्रलोभन ले जाती हुई लगती थी। तुरंत सभी दिशाओं से कामुक कराहों की एक फुहार गूंज उठी। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोली और उजागर कपड़े पहने मोहक युवतियों की एक श्रृंखला देखी। उनके चोगे आधे खुले हुए थे, उनके जैद जैसे शरीर पानी के सांपों की तरह उनके चारों ओर लिपटे हुए थे।
एक पल में जीवप्ती त्रिपाठी का सांस लेना भारी हो गया और उनका पूरा शरीर वासना से जलने लगा। महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से अपनी उल्लासपूर्ण एकीकरण कला जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट को संचालित किया, जिससे रेशमा, जो उनके पीछे थी, एक कोमल कराह निकाली और अचानक ढह गई। उसकी सुंदर आंखें धुंधली हो गई। यिन यांग उल्लासपूर्ण एकीकरण कला सभी प्रकार की आकर्षक तकनीकों को तोड़ने में सक्षम लगती थी। पिछली बार जब जीवप्ती त्रिपाठी पद्मिनी शानकिंग लुओ के आभा से प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने भ्रम से बचने के लिए उल्लासपूर्ण एकीकरण कला का उपयोग किया था। इस बार इसने वास्तव में भ्रम को दूर कर दिया। तुम क्या कर रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि रेशमा के गाल लाल थे और उसकी सुंदर आंखें पानीदार थीं। जाहिरा तौर पर वह अपनी लुभाने की तकनीक बेगाइलिंग टेक्निक का उपयोग करने से एक प्रतिक्रिया झेल चुकी थी। सौभाग्य से उसने अभी अभी अपनी लुभाने की तकनीक का उपयोग शुरू किया था और जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, इसलिए प्रतिक्रिया बहुत कम थी, केवल उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही थी, न कि उसे घायल कर रही थी। तुम्हें अच्छा महसूस करा रही थी। रेशमा ने हाँफते हुए सांस ली। उसका पूरा शरीर कमजोर और शक्तिहीन महसूस कर रहा था जब वह आश्चर्य से जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रही थी। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे प्रतिक्रिया क्यों हुई? तुम एक लुभाने की तकनीक की खेती करती हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने हैरानी से उसकी ओर घूर कर देखा, यह न जानते हुए कि हंसे या रोए। वह काफी आश्चर्यचकित थे कि उसकी गुप्त कला सीक्रेट आर्ट वास्तव में पद्मिनी जैसी ही थी। हाँ, रेशमा ने धीरे से जवाब दिया। उसकी मोहक उपस्थिति और कराहों ने जीवप्ती त्रिपाठी के दिमाग को छेड़ा। यह उसकी लुभाने की तकनीक की तुलना में प्रलोभन का एक कहीं अधिक प्रभावी रूप था। जीवप्ती त्रिपाठी शरारत से मुस्कुराए। तुम खत्म हो गई। मैंने अभी अभी तुमसे कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश मत रचना, फिर भी तुम फिर से ये कर रही हो। लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले भाग का अनुवाद करूं, या आप जीवप्ती त्रिपाठी और रेशमा के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 323। ओम। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए और रेशमा को सीधे अपने शरीर के नीचे धकेल दिया। उनके दोनों बड़े हाथ बेहिचक उसकी दो गोल छातियों को ढक रहे थे। एक जबरदस्त गर्माहट और अद्भुत लोच महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा शरीर तुरंत जल उठा। उनका खून खौलने लगा और उनके निचले पेट में गर्मी महसूस होने लगी। सच कहे तो सुमित्रा के साथ आखिरी बार युगल अभ्यास डुअल कल्टिवेटेड किए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। इस दौरान उन्होंने कई तरह के प्रलोभनों का अनुभव किया था, और हालांकि वह हमेशा आखिरी पल में खुद को रोक पाने में सक्षम रहे थे, इन वर्षों में एक छोटी सी चिंगारी उनके अंदर गहराई में दब गई थी। अब रेशमा का जीवप्ती त्रिपाठी पर अपनी लुभाने की तकनीक बेगाइलिंग टेक्निक का उपयोग करना निस्संदेह इस चिंगारी को भड़का गया था। अरे तुम क्या कर रहे हो? रेशमा चौंक गई और जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अभी अभी अपनी लुभाने की तकनीक का उपयोग करने की प्रतिक्रिया झेलने के बाद उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब जब जीवप्ती त्रिपाठी उसे सहला रहे थे तो उसका कोमल शरीर और भी शिथिल हो गया, तो वह उसे दूर कैसे धकेल सकती थी? एक ज्वलंत गर्म आभा महसूस करते हुए रेशमा का दिल कांप उठा और उसका दिमाग लगभग इस गर्म आभा से निगल लिया गया। एक फाड़ने वाली आवाज के साथ रेशमा के कपड़े फट गए और उसे अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसका लाल चोगा फट गया था, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा का आधे से अधिक हिस्सा हवा में खुला रह गया था। तुम बदमाश! रेशमा ने दांत पीसे और गाली दी। उसकी आंखें डर और भ्रम दोनों से भरी थी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और जीवप्ती त्रिपाठी के कंधों पर मारने लगी। ओह! जब वह जीवप्ती त्रिपाठी की छाती को मार रही थी तो उसे अचानक एक सुन्न कर देने वाली सनसनी महसूस हुई, जैसे कि एक बिजली का कट उसके शरीर से बह रहा हो, जिससे रेशमा के मुंह से एक अजीब आवाज निकली। इससे उसे और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और उस घृणित आदमी को अपनी छाती पर लाल निशान को चूमते हुए देखा। उसके दोनों बड़े हाथ भी बहुत बेईमान थे। उसकी कमर, पीठ, क्लीवेज, छाती के बीच का हिस्सा और नितंबों के बीच आगे और पीछे रगड़ रहे थे। हर बार जब वे रगड़ते तो एक चक्कर ला देने वाले प्रभाव की लहर लाते थे। मत! रेशमा ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन उसके हाथों में ताकत धीरे धीरे कमजोर हो गई। ऐसा लगता था कि वह अब इस आदमी को दूर धकेलने के लिए तैयार नहीं थी, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने एक उंगली अपने मुंह में डाली और उसे चूसा। उसके मुंह से एक भनभनाहट वाली आवाज आई और उसने अब विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसका चेहरा आनंद और खुशी से भरा हुआ था। उसकी सुंदर आंखें धुंधली थीं और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा से सुगंधित पसीना टपक रहा था। उस पर लाल रोशनी की एक हल्की परत थी। वह जीवप्ती त्रिपाठी के साथ सहयोग किए बिना नहीं रह सकी, अधिक खुशी की आशा कर रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी हैरान थे। जीवप्ती त्रिपाठी केवल रेशमा को एक सबक सिखाना चाहते थे। हालांकि एक महिला को ऐसा सबक सिखाना थोड़ा अत्यधिक था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किससे निपट रहे थे। चूंकि रेशमा एक लुभाने की तकनीक की खेती करती थी, स्वाभाविक रूप से वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों से अनजान नहीं थी। यह एक सबक था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। तभी वह भविष्य में उनके खिलाफ साजिश रचना बंद करेगी। अप्रत्याशित रूप से इस मोहक लड़की ने ज्यादा देर तक विरोध नहीं किया। उसने न केवल समझौता किया, बल्कि वह काफी सहयोगी भी थी।
यह निस्संदेह एक उत्साहजनक खबर थी। इसे महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अब और संकोच नहीं किया। जैसे ही वह गिरे, उनके कपड़े गिर गए। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाले थे, रेशमा अचानक होश में आ गई और जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी को रोक दिया। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव भर गया जब उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम यह नहीं कर सकते, तुम मजाक कर रही हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने पलक झपकाए बिना उसकी ओर घूरकर देखा। इस बिंदु तक पहुंचने के बाद क्या वह वास्तव में खुद को रोकने जा रहा था? अगर तुम वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं वरिष्ठ बहन युनली को बुला लूंगी। अगर वास्तव में नहीं हो सकता तो सरिता प्रोवोयू और कोमल प्रोवोकिंग भी ठीक हैं। उन्हें सभी को मालिक द्वारा तुम्हारी सेवा के लिए भेजा गया था। तुम उनके साथ जो भी करो वे विरोध नहीं करेगी। रेशमा ने उत्सुकता से कहा। उसके चेहरे पर एक अनुरोध भरा भाव था। कैसा रहेगा? मैं उन तीनों को अंदर बुला लेती हूँ। खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम हो। रेशमा की अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उसने चुपचाप जीवप्ती त्रिपाठी के गर्वित ड्रैगन हेड की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। जाहिरा तौर पर बहुत डर गई थी। अचानक उसका चेहरा शर्म से भर गया। जीवप्ती त्रिपाठी की जलती हुई नजर से बचते हुए उसने साहस जुटाया और फुसफुसाया, क्या तुम कुछ और कोशिश करना चाहते हो क्या? जीवप्ती त्रिपाठी हैरान थे। वह रेशमा ने दांत पीसे और धीरे से फुसफुसाया। वह क्या? जीवप्ती त्रिपाठी ने भ्रम में पूछा। रेशमा अवाक थी और जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी के कान को खींचा, उनके सिर को नीचे खींच लिया और उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसके सफेद गाल अधिक से अधिक मोहक होते जा रहे थे क्योंकि उसकी सुंदर आंखें धुंधली थीं। जीवप्ती त्रिपाठी एक पल के लिए हैरान थे, इससे पहले की अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की जिससे रेशमा पूरी तरह से चौंक गई, आश्चर्य में पूछते हुए, क्या वह वास्तव में संभव है? हाँ, रेशमा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम कैसे जानती हो? जीवप्ती त्रिपाठी चौंक गए। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे रेशमा के सामने वह सफेद कागज के एक टुकड़े जितने शुद्ध थे। मैं एक आकर्षक तकनीक की खेती करती हूँ, ये सब मुझे मालिक ने सिखाया था। जीवप्ती त्रिपाठी को क्या नहीं पता था कि रेशमा द्वारा एक आकर्षक तकनीक की खेती करने के कारण पद्मिनी शान किंग लुओ ने विशेष रूप से 2 युवतियों को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इन 2 युवतियों के साथ इतना समय बिताया था कि रेशमा ने इस विशेष शौक को विकसित कर लिया था। तो क्या तुम चाहते हो? रेशमा ने जीवप्ती त्रिपाठी को वहां स्तब्ध खड़ा देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, अपना चेहरा ढकते हुए पूछते हुए। हालांकि वह आमतौर पर लापरवाह थी, अंत में वह अभी भी एक युवती थी, इसलिए इस समय वह शर्माने में मदद नहीं कर सकी। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत रुचि के साथ कहा। सबसे पहले मेरे शरीर को बर्बाद मत करना, बाकी तुम पर है। रेशमा ने शर्माते हुए जोड़ा, पलटकर और जीवप्ती त्रिपाठी को अपने शरीर के नीचे दबा दिया, आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए जैसे उसने अपने होठों को चाटा और अपना सिर नीचे किया। एक जोरदार दहाड़, जिसके बाद नाक से कराहों की एक फुहार निकली, तुरंत गूंज उठी। शांत फीनिक्स मंडप, ट्रैंक्विल फीनिक्स पवेलियन के बाहर सुंदर महिला युनली, सरिता रुओयू और कोमल रुओकिंग गिरे हुए पत्तों को झाड़ रही थी जब हल्के कदमों की आवाज उनके पास पहुंची। युनली ने अपना सिर उठाया तो देखा कि 2 अपरिचित महिलाएं उनके सामने प्रकट हुईं। महल में बहुत कम अजनबी थे, इसलिए युनली ने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वह जानती थी कि वे कौन थीं। वे 2 लड़कियां होनी चाहिए जिन्हें उनके मालिक कुछ दिन पहले वापस लाए थे। एक का नाम पनखुड़ी क्यूई मेंग और दूसरी का नाम मधुबाला लुओसियो मैन था। उन्हें अपनी जीवन शक्ति युआनची को सील करने के बाद सुगंध मंडप यिंगशियांग पवेलियन में नजरबंद रखा गया था। शायद उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें पिछले कुछ दिनों से महल के चारों ओर घूमने की अनुमति दी गई थी। उन्हें शांत फीनिक्स मंडप के युवा स्वामी से संबंधित होना चाहिए जो खेती अभ्यास के प्रति जुनूनी थे। ये सोचते हुए युनली ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया और कहा, आप दोनों कुमारी पनखुड़ी और कुमारी मधुबाला हैं, है ना? पनखुड़ी ने अपने सामने सुंदर महिला की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का एक निशान दिखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पद्मिनी शान किंग लुओ के महल में कोई भी महिला इतनी सुंदर होगी। सिर हिलाते हुए उसने पूछा, जी मैं वरिष्ठ बहन को किस नाम से संबोधित करूं? युनली हंस पड़ी। युवा महिला पनखुड़ी बहुत विनम्र है, बस मुझे युनली बुलाओ। सुंदर महिला स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पनखुड़ी की पहचान असाधारण थी। हालांकि वह अब बस एक कैदी थी, फिर भी वह महान जन्म की थी, तो वह वास्तव में उसे वरिष्ठ बहन कैसे बुला सकती थी और उसका फायदा कैसे उठा सकती थी? पनखुड़ी हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। युनली मुस्कुराए और कहा, क्या आप दोनों युवा स्वामी जीवप्ती से मिलने आई हैं? जी, मैंने महल में लोगों से सुना कि वह यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ बात करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी उनके लिए सुविधाजनक है या नहीं। अभी युनली ने शांत फीनिक्स मंडप की दूसरी मंजिल पर पीछे देखा और हंस पड़ी। ठीक होना चाहिए, युवा स्वामी जीवप्ती हर दिन इस समय के आसपास आराम करते हैं। आराम? पनखुड़ी हैरान थी, क्या वह आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं? जी, जब से युवा स्वामी जीवप्ती यहाँ पहुंचे हैं वह हर समय खेती अभ्यास कर रहे हैं। पनखुड़ी कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह और मधुबाला दोनों ही अपनी खेती में मेहनती थी, उन्होंने अपना सारा समय खेती में नहीं बिताया।
अब जब उन्होंने सुना कि जीवप्ती त्रिपाठी ने यहाँ पहुंचने के बाद भी आराम नहीं किया था, तो वे उनकी दृढ़ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। मेरे साथ चलो, चूंकि आप युवा स्वामी जीवप्ती के पुराने दोस्त हैं, तो वह आपसे मिलने के लिए तैयार होने चाहिए। युनली हंस पड़ी, अपने हाथ में झाड़ू को नीचे रखते हुए और सरिता और कोमल से कुछ शब्द कहते हुए, इससे पहले कि वह पंखुड़ी और मधुबाला को अंदर ले गई। आसपास के वातावरण को देखते हुए पंखुड़ी की अभिव्यक्ति और भी कड़वी हो गई, जबकि मधुबाला ने गुस्से से पंखुड़ी के कान में फुसफुसाया, उस बदबूदार बच्चे का रहने का माहौल कितना अच्छा है, यहाँ इतने सारे फूल और पौधे हैं और नज़ारा भी काफी विस्तृत है। इसके विपरीत सुगंध मंडप, फ्रेग्रेंस पवेलियन, जहाँ वे दोनों रहती थी, हालांकि उसके नाम में सुगंधित शब्द था, वहाँ एक भी फूल या पौधा नहीं था। उसका स्थान भी काफी दूर और अंधेरा था, लगभग एक जेल की कोठरी जैसा। उनके सामने शांत फीनिक्स मंडप की तुलना में ये पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। उसके पास तो एक अकेला अटारी और 3 दासियां भी हैं उसकी सेवा के लिए। मधुबाला जितना अधिक बोली, वह उतनी ही अधिक क्रोधित हुई। वह और पंखुड़ी दोनों को नजरबंद रखा गया था, तो जीवप्ती त्रिपाठी को इतना अच्छा व्यवहार कैसे मिल सकता था? दर्जे के मामले में वे दोनों उससे कहीं अधिक ऊंचे थे। वाह, स्नानगृह भी है। शांत फीनिक्स मंडप में प्रवेश करने के बाद मधुबाला और अधिक बेचैन हो गई, ईर्ष्या से विशाल स्नानगृह को घूरते हुए दयनीय ढंग से कहते हुए, वरिष्ठ बहन पंखुड़ी, मैं वास्तव में यहाँ स्नान करना चाहती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे स्नान करने का मौका नहीं मिला है, मुझे मरने तक खुजली हो रही है। उसे यह कहते हुए सुनकर पंखुड़ी को भी असहज महसूस हुआ और वह धीरे से पुकारे बिना नहीं रह सकी, मधुबाला। बदबूदार बच्चा, मधुबाला ने असंतोष से बुदबुदाया। युनली, जो रास्ता दिखा रही थी, अचानक पलट गई और मुस्कुराई, युवा स्वामी जीवप्ती वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि आप दोनों को उनके बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी है। मैं उनसे बाद में बात करूंगी, उन्हें आपको यहाँ स्नान करने की अनुमति देनी चाहिए। मैं नहीं चाहती, अगर वह बहुत कामुक हुआ तो। मधुबाला चिल्लाई। युनली मुस्कुराए और कहा, ऐसा नहीं होगा, युवा स्वामी जीवप्ती को महिलाओं में रुचि नहीं है। ऐसा कहते हुए उनका चेहरा थोड़ा शर्मा गया। मुझे, सरिता और कोमल को मालिक द्वारा युवा स्वामी की सेवा के लिए भेजा गया था, लेकिन इतने दिनों के बाद युवा स्वामी हमारे प्रति बहुत विनम्र रहे हैं और कभी सीमा पार नहीं की है। हालांकि वह ऐसा कर सकते थे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या वह वास्तव में इतना अच्छा है? पंखुड़ी की सुंदर आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी, जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जीवप्ती त्रिपाठी ऐसी सुंदरता के सामने इतने उदासीन होंगे, इसके बजाय अपना सारा समय खेती अभ्यास में बिताएंगे। इस युवा व्यक्ति में वास्तव में कुछ कौशल था, कम से कम उनकी दृढ़ता और योग्यता काफी अच्छी थी। अगर वह उन्हें पंखुड़ी के परिवार की फैमिली के लिए जीत सकती थी और उन्हें खेती के संसाधन प्रदान कर सकती थी, तो भविष्य में उनकी महान उपलब्धियां होने की संभावना थी। ये सोचते हुए पंखुड़ी करवाहट से मुस्कुराए। उसे नहीं पता था कि उसे कब अपनी स्वतंत्रता वापस मिलेगी, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचना निस्संदेह बहुत जल्दी था। हालांकि अगर वह वास्तव में अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकती थी, तो वह उन्हें पंखुड़ी के परिवार के लिए जीतने का प्रयास करेगी। ऐसा युवा व्यक्ति दुर्लभ है। पंखुड़ी ने चुपके से मन बना लिया। जैसे ही समूह बातें कर रहा था, वे जल्द ही दूसरी मंजिल पर पहुंचे। युनली ने फुसफुसाया, युवा स्वामी जीवप्ती अंदर है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें जब तक मैं उन्हें सूचित न कर दूं। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। पंखुड़ी ने धीरे से सिर हिलाया। जीवप्ती त्रिपाठी की हाल की क्रियाओं और रेशमा की नई रुचि के विपरीत पंखुड़ी और मधुबाला की राय युवा स्वामी के बारे में युनली की बातों से बदल रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पंखुड़ी और मधुबाला की जीवप्ती त्रिपाठी से मुलाकात का अगला भाग अनुवाद करूं? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 324। ओम। युनली हल्के से मुस्कुराए और आगे बढ़ी, अपना जैद सफेद हाथ बाहर निकालते हुए, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाली थी, अंदर अचानक हलचल हुई। ये हलचल अजीब और विचित्र थी और आवाज भी धीमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे एक आदमी दहाड़ रहा था और एक महिला सिसक रही थी। हालांकि आदमी की आवाज साफ थी और महिला की आवाज साफ नहीं थी, जैसे उसका मुंह किसी चीज से अवरुद्ध था। जब आवाज बाहर खड़ी तीनों महिलाओं के कानों तक पहुंची, तो वे सभी हैरान रह गईं। लेकिन जल्द ही सुंदर महिला युनली की सफेद गर्दन गुलाबी हो गई। उसका उठाया हुआ हाथ हल्का सा कांपा और उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। अपने लाल होठों को काटते हुए वो वहां खड़ी रही, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। पंखुड़ी की ये मैंग भी एक पल के लिए जम गई, लेकिन तुरंत कुछ याद आया। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया जब उसने दांत पीसे और गाली दी, बदमाश। मधुबाला लुओसियोमैन ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और ध्यान से सुना। उसकी सुंदर भौहें थोड़ा सिकुड़ गई जब उसने पूछा, वरिष्ठ बहन पंखुड़ी, वह आवाज क्या है? जी। पंखुड़ी इस सवाल से अप्रत्याशित रूप से पकड़ी गई और एक पल के लिए जवाब नहीं दे पाई। अंदर अंदर शायद कोई खेती अभ्यास कर रहा है। आकस्मिक रूप से बोलते हुए पंखुड़ी शर्मा गई और जारी नहीं रख सकी। मधुबाला ने संदेह से उसकी ओर देखा, फिर युनली की ओर मुड़ी और फुसफुसाया, खेती? ये लड़ाई जैसा क्यों लगता है? तुम क्यों शर्मा रही हो? कुछ नहीं, पंखुड़ी ने झूठ बोला, यह महसूस करते हुए कि उसका चेहरा आग की तरह जल रहा था। उसी क्षण अंदर की हलचल अचानक तेज और अधिक हिंसक हो गई।
आदमी की दहाड़ और महिला की दबी हुई कराह आपस में मिल गई, एक हिंसक सदमे की लहर में परिवर्तित हो गई जो तीनों महिलाओं के कानों तक पहुंची। इस आवाज में किसी प्रकार की जादुई शक्ति थी जिससे उनके पैर शिथिल हो गए और उनके नाजुक शरीर लाल हो गए। आह, मधुबाला चिल्लाई, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वरिष्ठ बहन पनखुड़ी, क्या उस बदमाश आदमी ने? क्या? पनखुड़ी की आंखों में रोशनी चमकी, उसका दिल अव्यवस्था में था। क्या उसने अंदर की महिला को मार दिया? मधुबाला चिल्लाए, उसकी सुंदर आंखें तेजी से कांप रही थी जब उसने धीरे से अनुरोध किया, वरिष्ठ बहन पनखुड़ी, चलो चलते हैं, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। क्या गलत है? पनखुड़ी चौंक गई और जल्दी से पूछा। मधुबाला एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि फुसफुसाया, मुझे शौचालय जाना है। चलो चलते हैं। जी। पनखुड़ी का चेहरा इतना लाल था कि लगभग खून बह रहा था। उसे भी महसूस हुआ कि यह रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। जैसे ही वही उंगली को अलविदा कहने और जाने वाली थी, उनके सामने का दरवाजा अचानक खुल गया। तुरंत बाद एक मोहक युवती उन तीनों के सामने प्रकट हुई। उन सभी ने अत्यंत लाल चेहरों के साथ एक दूसरे को देखा। मोहक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े अव्यवस्थित थे। ये लगभग बर्फ जैसा सफेद था, लेकिन उस पर एक गहरा लाल प्रकाश मंडल था। वह अपने हाथों में कुछ कपड़े पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर एक घबराई हुई अभिव्यक्ति थी। उसके कोमल सफेद शरीर को नीचे देखते हुए पनखुड़ी और मधुबाला ने स्पष्ट रूप से उसके पूरे शरीर पर 5 उंगलियों के निशान देखे, विशेष रूप से उसकी छाती पर 2 सफेद खरगोशों पर गहरे 5 उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें उसके शरीर में दाग दिया गया हो, जो देखने में एक चौंकाने वाला दृश्य था। उसकी पतली और गोरी टांगों के बीच एक चमकदार और पारदर्शी धागा उसकी जांघों से नीचे फिसल गया। उसके मुंह के कोने पर दूधिया सफेद तरल का एक निशान था। आह! रेशमा हैरान थी और अपने सामने तीनों महिलाओं को टकटकी लगाकर देखती रही, दांत पीसे, शर्मा गई और उनके पास से गुजर गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। हालांकि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन चूंकि महल में सभी लोग महिलाएं थीं, तो उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर जीवक्ति त्रिपाठी के सामने वह एक पल और नहीं रुकना चाहती थी। रेशमा के जाने के बाद तीनों महिलाएं अभी भी एक अजीब चुप्पी में डूबी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मधुबाला अचानक ठीक हो गई और धीरे से पूछा, वरिष्ठ बहन पनखुड़ी, उस लड़की ने क्या खाया था? पनखुड़ी का चेहरा भी भ्रम से भरा हुआ था जब उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने क्या खाया? उसने इसे साफ क्यों नहीं किया? युनली धीरे से पलट गई, उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। पनखुड़ी और मधुबाला को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस पूछ रही थी, दो युवा महिलाएं, क्या आप अभी भी युवा स्वामी जीवक्ति से मिलना चाहती हैं? पनखुड़ी ने एक गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। चूंकि वे पहले ही यहाँ आ चुकी थी, तो वे बस पलटकर वापस नहीं जा सकती थी। युनली ने सिर हिलाया इससे पहले कि दरवाजे पर खड़ी हो गई और बुलाया, युवा स्वामी। युवा महिला पनखुड़ी और युवा महिला मधुबाला आई है, वे आपसे मिलना चाहती है। अंदर आओ। युनली एक पल के लिए टकटकी लगाकर देखती रही इससे पहले कि पनखुड़ी और मधुबाला की ओर मुड़ी और कहा, दो युवा महिलाएं, कृपया। पनखुड़ी और मधुबाला दोनों ने अपने चेहरे सीधे किए और अंदर कदम रखा। कमरे में प्रवेश करने के बाद युनली नीचे दौड़ी जैसे वह भाग रही हो। कमरे के अंदर जीवक्ति त्रिपाठी सोने और जैद से जड़ी एक आराम कुर्सी में साहस से बैठे थे। उनके चोगे स्वच्छ और साफ थे, मुस्कुराते हुए उन 2 लड़कियों की ओर देख रहे थे जो अंदर चली आई। उनकी आंखों से मिलते ही पनखुड़ी अभी अभी के दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसका सुंदर चेहरा हल्का सा शर्मा गया जब उसने जल्दी से अपनी नजर हटाई। मधुबाला डरपोक होकर पनखुड़ी के पीछे चली, दांत पीसते हुए जीवक्ति त्रिपाठी को घूर रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी को परवाह नहीं थी और बस उन्हें घूरते रहे। इस अनैतिक नजर से घूरे जाने पर पनखुड़ी वास्तव में भूल गई कि वह यहाँ क्या करने आई थी और वहां स्तब्ध खड़ी रही। एक पल की चुप्पी के बाद नीचे से कदमों की आवाज आई और एक पल बाद रेशमा अपने अग्नि में लाल चोगे में वापस लौटी। इस क्षण में उसने पहले ही अपने चोगे पहन लिए थे और हालांकि उसके गाल अभी भी लाल थे, उसमें अब पिछली शर्मिंदगी नहीं थी और इसके बजाय उसने अपना सामान्य मोहक रूप वापस पा लिया था। कमरे के अंदर पनखुड़ी और मधुबाला के बारे में कोई संकोच किए बिना रेशमा ने जीवक्ति त्रिपाठी को चिल्लाया, अरे बदमाश, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं बस यह अनुभव करना चाहती थी कि एक आदमी होना कैसा लगता है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहती थी। आज का मामला, तुम मुझे कुछ भी नहीं देते और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देती, इसलिए भविष्य में इस युवा महिला को परेशान मत करना। क्या तुम समझते हो? जीवक्ति त्रिपाठी एक पल के लिए हैरान थी, इससे पहले कि एक निराशा भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, समझ गया। रेशमा ने अपनी छोटी मुट्ठियों को गुस्से से हिलाया और घोषित किया, अगर तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हो तो ये युवा महिला तुम्हें एक सबक सिखाएगी। हम रेशमा को जीवक्ति त्रिपाठी के प्रति इतना तिरस्कार करते हुए देखकर मधुबाला आपसी घृणा की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसकी ओर मुस्कुराए, जाहिर तौर पर आशा कर रही थी कि रेशमा अपना गुस्सा निकालने के लिए जीवक्ति त्रिपाठी को कुछ और बार डांटेगी। हालांकि रेशमा ने केवल कुछ शब्द कहे इससे पहले कि पलट गई और चली गई। वरिष्ठ बहन मधुबाला और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जल्दी से बुलाया, क्या गलत है? रेशमा ने मुस्कान के साथ मधुबाला की ओर देखा। मधुबाला की आंखें उसके 2 विशाल शिखरों के बीच भटक गई। तुमने खाने के बाद अपना मुंह साफ नहीं किया, अभी भी।
है। मधुबाला ने मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया, हाथ बाहर निकालकर और अपने मुंह के कोने को छुआ। रेशमा हैरान थी, हाथ बाहर निकालकर और अपना मुंह पोंछा। ये पता चला कि यह वास्तव में ऐसा ही था। जीवती त्रिपाठी को कड़वाहट से घूरते हुए उसने फिर मधुबाला की ओर मुड़ी और कहा, धन्यवाद, मैं तुम्हें किसी और दिन खेलने के लिए ढूंढूंगी। जी, मधुबाला ने खुशी से जवाब दिया। अप्रत्याशित रूप से इस महल की महिलाएं बात करने में काफी आसान हैं। पंखुड़ी ने किनारे से देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन ठीक से पता नहीं लगा सकी कि वह क्या था, इसलिए उसने भान सिकुड़ी और जोर से सोचा। हालांकि कुछ भी याद नहीं आया। रेशमा एक बवंडर की तरह चली गई। रेशमा द्वारा बाधा डाले जाने के बाद पंखुड़ी का मनोदशा स्थिर हो गया और वह जीवती त्रिपाठी की ओर मुस्कुराई। मैंने नहीं देखा। तुम यहाँ काफी आराम से रह रहे हो, वातावरण इतना अच्छा है और तुम्हारी सेवा के लिए इतनी सुंदर महिलाएं हैं। मुझे यकीन है कि तुम काफी आनंद ले रहे हो, है ना? जीवती त्रिपाठी सार्थक ढंग से मुस्कुराए जैसे उन्होंने पंखुड़ी को घूरकर देखा, अपनी भौं उठाते हुए। प्रथम युवा महिला पंखुड़ी आज मेरी जिंदगी से ईर्ष्या करने के लिए नहीं आई, है ना? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो गोलमोल बातें मत करो, बस सीधे कहो। मुझे अपने सामने नाटक खेलने वाली महिलाएं पसंद नहीं हैं। पंखुड़ी एक पल के लिए हैरान थी, इससे पहले कि एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह इस तरह है, मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ से जाने में मदद करो। निश्चित रूप से। जीवती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति शांत रही जब उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ जो ऐसा कुछ करेगा? पंखुड़ी हल्के से मुस्कुराए, कम से कम तुम्हारी ताकत सी नहीं है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कैसे जानोगे? हल्के से आह भरते हुए उसने कहा, तुम मुझसे और मधुबाला से अलग हो। मधुबाला और मेरी जीवन शक्तिशील है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। क्या तुम बाकी की जिंदगी यहाँ रहने के लिए तैयार हो? ऐसा कहते हुए पंखुड़ी मुस्कुराई। जी, तुम्हें यहाँ भोजन और वस्त्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मोहक दानव रानी बेगाइलिंग डेमन क्वीन समर्थक के रूप में है। तुम्हें खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी सेवा के लिए सुंदर महिलाएं हैं। मुझे डर है कि कोई भी आदमी यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। जीवती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? पंखुड़ी ने भौं सिकुड़ी। जीवती त्रिपाठी की हठधर्मिता को महसूस करते हुए वह कड़वाहट से मुस्कुराए। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी। मुझे अपनी शर्तें बताओ। मुझे और मधुबाला को जाने देने में मदद करने के लिए तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ? जीवती त्रिपाठी ने भान सिकुड़ी। उनके चेहरे पर नाखुशी का भाव दिखाई दिया। यह महिला बहुत आत्मधर्मी थी, क्योंकि मोहक दानव रानी के साथ तुम्हारा संबंध असामान्य नहीं है। जब तक तुम उनके सामने कुछ अच्छे शब्द कहने को तैयार हो, मधुबाला और मैं उनके लिए ज्यादा मूल्य के नहीं है, तो हमें यहाँ हिरासत में रखने का उनका क्या उपयोग है? मेरा पंखुड़ी परिवार और बैंगनी फन घाटी, पर्पल फन वैली, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जीवती त्रिपाठी को सोचते हुए देखकर पंखुड़ी ने जल्दी से कहा, तुम्हें बस एक संदेश पहुंचाना है। मधुबाला और मैं वास्तव में उन्हें नहीं देख सकते, अन्यथा हम तुमसे मदद मांगने नहीं आते। मैं भी उन्हें नहीं देख सकता। जीवती त्रिपाठी ने ठंडा सांस लिया। ये कैसे संभव है? वह तुम्हारे प्रति पहले इतनी अच्छी थी। पंखुड़ी ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम मानती हो या नहीं, ये तुम पर है। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। पद्मिनी चान किंग लुओ इस समय सुगंधित शहर फ्रेग्रेंस सिटी में नहीं है। वह शहर के कुछ मास्टर्स के साथ वज्र जानवर राजा थंडरबोल्ट बीस्ट किंग के इलाके में चली गई है। जीवती त्रिपाठी को यह खबर इसलिए पता थी क्योंकि जब वह उस दिन ओम प्रकाश यू के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के मास्टर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। हालांकि उन्होंने उस दिन ओम प्रकाश के साथ लड़ाई की थी, जीवती त्रिपाठी अभी भी अपनी आंखें और कान खुले रखने में सक्षम थे। पंखुड़ी चिल्लाए। उसकी सुंदर आंखों में उत्साह और उत्सुकता चमकी जब उसने जल्दी से पूछा, चूंकि वह यहाँ नहीं है तो तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम वास्तव में बाकी की जिंदगी यहाँ रहना चाहते हो? मैं कहाँ जा सकता हूँ? जीवती त्रिपाठी ने ठंडा घूरकर उसे देखा। उनकी आंखों में घृणा और नापसंदगी भरी थी। जाओ। पंखुड़ी अचानक शब्दों के लिए खो गई। ये सच है, वह कहाँ जा सकता था? ऊंचे आसमान की मंडप हाई हेवन पवेलियन शायद इस समय खाली था। उसके संप्रदाय के एल्डर्स, सहकर्मी भाई बहन, वरिष्ठ बहन, वे सभी चले गए थे, तो वह कहाँ जा सकता था? ऐसा लगता था कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। जीवती त्रिपाठी के शब्दों ने तुरंत पंखुड़ी को उनकी दुविधा का एहसास कराया। इससे भी अधिक पंखुड़ी को यह नहीं पता था कि जीवती त्रिपाठी के शरीर में अभी भी पद्मिनी की आत्मा खोजी मुहर सोल सीकिंग सील थी। इस चीज के साथ भले ही जीवती त्रिपाठी पृथ्वी के छोर तक भाग जाते, पद्मिनी तब भी उन्हें ढूंढने में सक्षम होती, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाना और यहाँ रहना बेहतर था। जीवती त्रिपाठी ने अब पंखुड़ी और मधुबाला की कमजोरी को पकड़ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पंखुड़ी और जीवती त्रिपाठी के बीच की बातचीत का अगला भाग अनुवाद करूं? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 325। ओम, क्या तुम मेरे साथ पंखुड़ी परिवार की फैमिली में वापस आना चाहते हो? पंखुड़ी ने अचानक गंभीरता से प्रस्ताव दिया। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थी।
यह निश्चित रूप से एक अवसर था। पंखुड़ी यह भी देख सकती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी और पद्मिनी शान किंग लुओ के बीच का संबंध सती एकता का था, इसलिए अगर वह इस समय उसे प्रभावी शर्तें पेश कर सकती थी तो यह निस्संदेह पंखुड़ी परिवार के लिए उसे जीतने का एक महान अवसर होगा। इस बार का कारावास भी इसके लायक होगा। पंखुड़ी एक निर्णायक महिला थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस समय क्या करना है। युवा महिला पंखुड़ी, क्या तुम मजाक कर रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और व्यंग्य किया। मैं गंभीर हूँ। पंखुड़ी ने अपने कान के पीछे अपने बाल किए। मैं तुम्हें यहाँ से बेहतर उपचार प्रदान कर सकती हूँ। तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हारे पास हो सकता है। खेती के संसाधन, तुम्हारी सेवा के लिए सुंदर महिलाएं, मेरे पास सब कुछ है। वरिष्ठ बहन पंखुड़ी, मधुबाला ने फुसफुसाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जीवप्ती त्रिपाठी को जीतने के लिए पंखुड़ी इतनी उदार शर्तें पेश करेगी। पंखुड़ी परिवार मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों, एक ग्रेट फैमिलीज ऑफ द सेंट्रल कैपिटल, में से एक था। उसका प्रभाव विशाल था और उसकी पूंजी मजबूत थी। दुनिया में कई लोग इसमें घुसना चाहते थे, लेकिन पंखुड़ी परिवार की आंखें भी ऊंची थी। निंग सरना नहीं चाहती थी, इसलिए वे केवल विदेशी कुलीनों या मास्टर्स को ही स्वीकार करते थे। लेकिन भले ही वे कुछ अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के मास्टर्स को जीतना चाहते थे, उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या यह आदमी वास्तव में इतना मूल्यवान था? हालांकि मधुबाला का दिमाग पंखुड़ी जितना तेज नहीं था। वह पंखुड़ी के साथ लंबे समय तक रही थी और जानती थी कि उसकी लोगों के लिए एक अच्छी आंख थी। चूंकि उसने ऐसा कहने की हिम्मत की, तो उसके सामने का यह आदमी वास्तव में जीतने के लायक हो सकता है। ऐसा सोचकर मधुबाला ने जीवप्ती त्रिपाठी को अब और कम आंकने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। तुम क्या सोचते हो? मैं इस मामले में बहुत गंभीर हूँ। पंखुड़ी ने जीवप्ती त्रिपाठी को गंभीरता से देखा और पूछना जारी रखा। जीवप्ती त्रिपाठी की भौं सिकुड़ गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला में न केवल महान योग्यता और ताकत थी, बल्कि एक बहुत ही निर्णायक स्वभाव भी था। इस समय के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर अगर यह महिला जल्दी नहीं मरती तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक महान चरित्र बनेगी। भले ही मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर तुम मेरे पंखुड़ी परिवार की किसी महिला से शादी करना चाहते हो तो मैं सहमत होने का निर्णय ले सकती हूँ। मेरी एक चचेरी बहन है जो काफी सुंदर है, तुम उसे उपपत्नी के रूप में भी रख सकते हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने चंचल ढंग से उसकी ओर देखा। महिलाएं मुझे लुभा नहीं सकती। पंखुड़ी हंस पड़ी। उसकी सुंदर आंखें पानी भरी थी। तो अभी वह बस एक दुर्घटना थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने शांत ढंग से जवाब दिया, बिना किसी शर्मिंदगी के। तो क्या तुम सहमत हो या नहीं? पंखुड़ी ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी पूरी तरह से हवाबंद थे और परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। अगर कोई अन्य युवा व्यक्ति होता तो वह इतनी शर्तों पर लंबे समय तक जमीन पर दंडवत प्रणाम करके समर्पित हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति थी। वह लुभाए गए भी नहीं लगते थे। इस बदमाश की क्या भूख थी? नहीं, मैं अभी काफी अच्छे से रह रहा हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी उसके साथ और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस मना कर दिया। पंखुड़ी एक पल के लिए हैरान थी, इससे पहले कि अचानक मुस्कुराई। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा जीवप्ती परिवार, तुम्हारा परिवार, यू अगर तुम जीवप्ती परिवार के। वह जानती थी कि वह इस तरह के आदमी को मजबूर नहीं कर सकती थी। उसे चुनने की स्वतंत्रता देनी थी, अन्यथा वह न केवल विफल होगी बल्कि चीजों को भी बर्बाद कर देगी। अपने दिल में वह खुद पर गुप्त रूप से नाराज थी कि वह इतनी उत्सुक क्यों थी। लेकिन उसे इतना लापरवाह कार्य करते हुए देखकर पंखुड़ी थोड़ा गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सकी, इसलिए उसने चिंतित होकर पूछा, चलो एक और मामले के बारे में बात करते हैं। क्या तुम मुझे और मधुबाला को मोहक दानव रानी बगाइलिंग डेमन क्वीन को एक संदेश पहुंचाने में मदद कर सकते हो? जब मैं उन्हें देख लूंगी तब बात करते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने भान सिकुड़ी और कंधे उचकाए। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं भी अब एक कैदी हूँ। हालांकि मेरा उपचार तुमसे कहीं बेहतर है। जी, पंखुड़ी मुस्कुराए। किसी भी हालत में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर मैं इस आपदा से बच सकती हूँ तो पंखुड़ी परिवार में वापस लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन की प्रतिष्ठा बहाल करूंगी। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। लंबे समय तक उसकी ओर घूरकर देखने के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। पंखुड़ी के शब्दों ने अंत में उसने जीवप्ती त्रिपाठी से कुछ सद्भावना जीत ली थी। खुद को घर पर महसूस करो, जीवप्ती त्रिपाठी ने आंखें बंद करने और ध्यान करने से पहले कहा। पंखुड़ी ने थोड़ी देर तक देखा और पाया कि यह युवा व्यक्ति वास्तव में उसके और मधुबाला के सामने खेती अभ्यास कर रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, ये जानते हुए कि वह उन्हें भेज रहा था। अब और नहीं रुकना चाहती थी। उसने मधुबाला को खींचा और कहा, चलो चलते हैं। ओह ठीक है। वह अभी तक नहीं गया था। उनके जाने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक चिल्लाया, अगर तुम स्नान करना चाहती हो तो युनली, सरिता, रुओ और कोमल रुओ किंग को कुछ गर्म पानी तैयार करने दो। स्नानगृह पहली मंजिल पर है। मैं कुछ देर के लिए इस कमरे को नहीं छोड़ूंगा। पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया, यह महसूस करते हुए कि ऊपर जाने से पहले उसने और मधुबाला ने जो शब्द कहे थे वे उसके द्वारा सुने गए थे। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में दुश्मन नहीं होंगे।
जीवप्ती त्रिपाठी को गहराई से घूरते हुए पंखुड़ी ने धीमी आवाज में कहा। पहली मंजिल पर नीचे जाते हुए मधुबाला धीरे से पूछे बिना नहीं रह सकी, वरिष्ठ बहन पंखुड़ी, क्या तुम वास्तव में उस आदमी को इतना अधिक मानती हो? पंखुड़ी की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई जब उसने एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि सिर हिलाया। हाँ, जिन सभी लोगों से मैंने लड़ाई की है उनमें से वह सबसे शक्तिशाली है। इसके अलावा उसे आधे महीने तक नहीं देखने के बाद वह बहुत अधिक मजबूत हो गया लगता है। हालांकि उसकी खेती मुझसे कम है, उसके सामने मुझे हमेशा एक अदृश्य दबाव महसूस होता है। वह इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी जीवन शक्ति सील कर दी गई है। अगर हम वास्तव में अपनी ताकत बहाल करते हैं तो हम जरूरी नहीं कि उससे डरेंगे। नहीं, पंखुड़ी ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे अपने सहज ज्ञान पर विश्वास है। मुझे डर है कि विक्रम परिवार, यू फैमिली का विक्रम सिंह, यू किंग याओ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। 8 महान परिवारों के पहले युवा स्वामी भी उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। मधुबाला की आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह 7 महान परिवार है। जीवप्ती परिवार, यांग फैमिली के युवा स्वामी सभी बाहर है, इसलिए वे गिनती में नहीं आते हैं। पंखुड़ी करवाहट से मुस्कुराई। जीवप्ती परिवार के अपने प्रत्यक्ष वंशजों की खेती के तरीके के बारे में सोचकर वह थोड़ा तिरस्कार महसूस किए बिना नहीं रह सकी। इस बारे में सोचते हुए वह अचानक सतर्क हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी का उपनाम भी जीवप्ती था, क्या ये हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वह जीवप्ती परिवार के किसी भी युवा स्वामी को नहीं पहचानती थी, वे संभवतः उसकी उम्र के नहीं हो सकते थे। जीवप्ती परिवार का केवल सबसे छोटा युवा स्वामी जीवप्ती त्रिपाठी की उम्र के समान था, लेकिन कहा जाता था कि यह युवा स्वामी जन्मजात कमजोर था और खेती के लिए अयोग्य था। हालांकि इस व्यक्ति की कठोरता और प्रभुत्वपूर्ण रवैया जीवप्ती परिवार के जैसा ही था। सौभाग्य से इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर उसकी पृष्ठभूमि बड़ी होती। हाँ। पंखुड़ी करवाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब वह मध्य राजधानी में थी तो वह हमेशा घमंडी रही थी और कुछ ही युवा स्वामी उसकी आंखों में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन अब जब वह एक सैर के लिए बाहर आई थी तो उसका सामना ऐसे चरित्र से हुआ था। बात करते समय पंखुड़ी युनली को ढूंढने के लिए बाहर गई और उससे अपने लिए गर्म पानी तैयार करने के लिए कहा, फिर स्नान करने के लिए पहली मंजिल पर स्नानगृह में गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में दूसरी मंजिल पर खेती अभ्यास कर रहे थे और बाहर नहीं आए थे। उस दिन के बाद से रेशमा के चेहरे होठों पर अपनी सभी जमा हुई निराशाओं को बाहर निकालने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी का स्वभाव पूरी तरह से उदासीन हो गया था। खेती के मार्ग पर आराम और विश्राम के बीच एक संतुलन था। विश्राम का वह पल जीवप्ती त्रिपाठी की पिछले 1 साल की पूरी थकान को पूरी तरह से खत्म कर चुका था और उनका पूरा व्यक्ति अंदर से बाहर तक तरोताजा हो गया था। जीवप्ती त्रिपाठी को हल्का सा महसूस हुआ कि उनकी मन की स्थिति कुछ सुधर गई थी। उनकी मन की स्थिति में सुधार और उनके शरीर और मन के विश्राम के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की खेती की गति भी बहुत तेज हो गई थी। हालांकि उनके पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरक करने के लिए कोई गोलियां नहीं थी, जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर भी सच्चे रसायन मार्ग, ट्रू अल्केमिक वे को समझना बंद नहीं किया। हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो जीवप्ती त्रिपाठी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देते और कुछ घंटों तक इंतजार करते, जिससे उनकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो जाती। इस समय के दौरान उन्होंने अपनी सच्ची यान गुप्त तकनीक, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का संचार किया, एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। इस समय के दौरान अटक स्वर्णिम कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन और अगरबत्ती बनक, इंसेंस बर्नर ने अंत में एक भूमिका निभाई। ये 2 चीजें लंबे समय से सील थी और जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि जैसे ही एक अवसर होता, जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें इस्तेमाल करना याद रखते। 3 दिन बाद पद्मिनी शान किंग लुओ, सुगंधित शहर, फ्रेग्रेंस सिटी वापस लौटी। सबसे पहली चीज जो उसने की वह शांत फीनिक्स मंडप, ट्रैंक्विल फीनिक्स पवेलियन जाना था। उसे कुछ दिनों तक नहीं देखने के बाद यह नागिनी, ड्रैगन लेडी, अधिक मोहक और आकर्षक हो गई थी। उसका पूरा शरीर लगातार एक लुभावना आकर्षण उत्सर्जित कर रहा था। उसका नाजुक शरीर हवा में झूलती एक कमजोर विलो शाखा जैसा था, जाहिरा तौर पर एक ही झटके का सामना करने में अक्षम था, लेकिन वास्तव में उसमें एक महान ताकत समाहित थी। ये दुनिया के शीर्ष मास्टर्स में से एक था, कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता था। उसकी सुंदर आंखों ने जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और मुस्कुराए, छोटे बदमाश, तुम पिछले कुछ दिनों से काफी आज्ञाकारी रहे हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक ठंडी मुस्कान पहनी और ठंडा सांस लिया, मैं अपनी जगह जानता हूँ। अच्छा है, गुस्सा मत होना, पद्मिनी ने एक नर्म और आकर्षक आवाज में कहा। क्या मैंने तुम्हें सेवा देने के लिए कुछ महिलाएं नहीं छोड़ी थी? मैंने युनली को ये कहते हुए क्यों सुना कि तुमने उनमें से किसी को नहीं खाया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गंभीर होगे। पद्मिनी ने अजीब ढंग से उसकी ओर देखा। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। पद्मिनी हंस पड़ी और आगे झुकी, धीरे से फुसफुसाते हुए, रेशमा के कौशल बुरे नहीं है। बुरा नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी शर्मा गए और जल्दी से विषय बदल दिया। नागिनी, तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। पद्मिनी का कोमल शरीर घूम गया और रोशनी की एक चमक में वह सुगंधित बिस्तर पर बैठ गई और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ रहकर उब गए हो? तुम क्या सोचते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडा देखकर उसे देखा।
पद्मिनी ने पूछा, तो तुम बाहर टहलने क्यों नहीं जाते? मैं कहाँ जा सकता हूँ? तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पल के लिए उसकी ओर घूरकर देखा, फिर अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, आश्चर्य में उसकी ओर देखते हुए, तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बेशक, मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते? हे, तुम महिला। जीवप्ती त्रिपाठी का पेट परेशानी से भर गया था। अच्छा है, गुस्सा मत होना। पद्मिनी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने कहा, मैं इस बार तुम्हें बताने के लिए वापस आई हूँ कि तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। अगर तुम एक आदमी चाहते हो तो तुम बस उसे बंद नहीं कर सकते, ये कुछ हिस्सा है जो मैं समझती हूँ। हाँ, तुम मेरा शरीर यहाँ रख सकती हो, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं रख सकती। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, उत्सुकता से सुझाव देते हुए, तो आत्मा खोजी मुहर, सोल चेसिंग सील, इसे अभी के लिए रखो, अन्यथा मैं तुम्हें ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। पद्मिनी ने अपने लाल होंठ भींचे, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। अच्छा है। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे मजबूर नहीं किया। हालांकि पद्मिनी ने कहा कि वह जा सकता है, जीवप्ती त्रिपाठी को ज्यादा खुशी महसूस नहीं हुई, कम से कम उतना उत्साहित नहीं जितना उन्होंने कल्पना की थी। शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि इस नागिनी का उसके प्रति थोड़ा सा भी दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, इसलिए हालांकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसे यहाँ फंसा रखा था, उसने ज्यादा नाराजगी महसूस नहीं की। इसके अलावा उसके नाम को उधार लेकर जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत लाभ भी प्राप्त किए थे, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर उसने पद्मिनी के ज्ञान सागर नॉलेज सी में प्रवेश नहीं किया होता और उसके कई आंतरिक विचारों को नहीं देखा होता, तो जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही उसके साथ सौहार्द के सभी बहाने छोड़ दिए होते। अब जब जीवप्ती त्रिपाठी को शांत फीनिक्स मंडप से बाहर जाने की स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन आत्मा खोजी मुहर अभी भी लगी हुई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवप्ती त्रिपाठी और पद्मिनी के बीच की बातचीत का अगला भाग अनुवाद करूं? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 326। ओम ठीक है, तुम पंखुड़ी की हुई मैंग के साथ कैसे निपटोगी? जीवप्ती त्रिपाठी ने भान सिकोड़ी और पूछा। मधुबाला, लुओसियो मैन, मामला नहीं है। हालांकि बैंगनी फन घाटी पर्पल फर्न वैली का प्रभाव छोटा नहीं है, तुम्हारे मुकाबले में पंखुड़ी परिवार की फैमिली की एक सदस्य है। मैं जानती हूँ कि उनके साथ कैसे निपटना है। पद्मिनी शान किंग लुओ खिलखिलाकर हंसी, लेकिन मैं उन्हें अभी जाने नहीं दे सकती, मैं उन्हें कल युद्ध के मैदान में ले जाने वाली हूँ। युद्ध का मैदान? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी भौं उठाए। हाँ, दुनिया की महान शक्तियां राख धूसर बादल दुष्ट भूमि ऐश ग्रे क्लाउड ईविल लैंड को घेरे हुए हैं और अब लंबे समय से लड़ रही हैं। पद्मिनी जीवप्ती त्रिपाठी पर मुस्कुराए। तुम उन्हें युद्ध के मैदान में क्यों ले जा रही हो? स्वाभाविक रूप से मेरा अपना उद्देश्य है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? जरूरत नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना शरीर खींचा और खिलखिलाकर हंसे। मेरे लिए मुक्त होना दुर्लभ है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और तुम्हारे द्वारा हेरफेर करना जारी नहीं रखूंगा। तुम वास्तव में क्रूर हो, एक अस्थिर आदमी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतनी ईमानदारी से व्यवहार किया है। पद्मिनी ने नाराजगी से उसे घूरा। बस हो गया। अपनी भान को सिकुड़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक कुछ याद आया और पूछा, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बुराई की गुफा ईविल कैवन किस तरह की जगह है? पद्मिनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुमने वह कहाँ सुना? जब मैं उस दिन ओम प्रकाश यू के साथ लड़ रहा था, तो मैंने किसी को इसका जिक्र करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश ने जो मार्शल स्किल इस्तेमाल किया, वह उसने बुराई की गुफा से सीखा था। पद्मिनी ने धीरे से सिर हिलाया। जीवप्ती त्रिपाठी और ओम प्रकाश के बीच की शिकायतों के बारे में नहीं पूछा। अपनी समझदारी के साथ वह ये कैसे नहीं जान सकती थी कि रेशमा वाइलुओ ने इसमें एक भूमिका निभाई थी। उसने बस कहा, बुराई की गुफा एक बहुत अजीब जगह है, दुष्ट शक्ति ईविल चीज से भरी हुई है, इसे एक खतरनाक जगह माना जा सकता है। ओम प्रकाश का शैतानी बैंगनी शक्ति शरीर डिमोनिक पर्पल ची बॉडी भी एक अच्छा मार्शल स्किल है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसलिए वह जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता है वह बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्या तुम जाकर इसे देखना चाहते हो? ये थोड़ा सा विचार है। जीवप्ती त्रिपाठी ने इससे इनकार नहीं किया। उस दिन जब वह शैतानी बैंगनी शक्ति को परिष्कृत कर रहे थे, तो उनका अटल स्वर्णिम कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन हल्का सा हिल गया था, जिसने जीवप्ती त्रिपाठी को बहुत जिज्ञासु बना दिया था। उन्हें नहीं पता था कि बुराई की गुफा के भीतर किस तरह के रहस्य छिपे हुए थे। अगर संभव हो तो वह अटल स्वर्णिम कंकाल के रहस्यों में झांक सकते हैं। अभी दुनिया में अराजकता थी और धुआं हर जगह था। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्वीकार किया कि उनकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए वह शामिल नहीं हो सकते थे। वह खुद को प्रशिक्षित करने के लिए एक जगह ढूंढ सकते थे और बड़ा होने के बाद योजनाएं बना सकते थे। वहां जाओ। पद्मिनी ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी। वह थोड़ा चिंतित थी, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गई। यह ठीक है, तुम एक दुष्ट तकनीक की खेती कर रहे हो लगता है। अगर तुम वहां जाते हो तो तुम वास्तव में कुछ प्राप्त कर सकते हो। हालांकि बुराई की गुफा गहराइन भूत राजा प्रोफाउंडियन गोस्ट किंग के इलाके में स्थित थी। वह जगह सुगंधित शहर फ्रेग्रेंस सिटी जितनी सुरक्षित नहीं है। हर जगह दुश्मन हो सकते हैं। अगर ऐसा है,
मैं रेशमा को कल तुम्हें वहां भेजने के लिए कहूंगी, वह रास्ता जानती है, इसलिए तुम्हें खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगले दिन भोर में रेशमा दौड़कर आई। उस भावुक दिन के बाद से इस मोहक लड़की ने जीवप्ती त्रिपाठी के सामने फिर कभी प्रकट नहीं हुई थी। अब जब उसने उसे फिर से देखा तो वह हल्का सा शर्माए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने फिर भी जीवप्ती त्रिपाठी को जोर से घूरा। अपने होंठ सिकुड़ते हुए उसने कहा, मास्टर ने मुझे तुम्हें बुराई की गुफा में ले जाने के लिए कहा। तुम बदमाश, भले ही तुम मरना चाहते हो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने बस कहा होता तो ये युवा महिला तुम्हारे साथ निपट सकती थी, फिर भी तुमने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। जीवप्ती त्रिपाठी खिलखिलाकर हंसे और सिर हिलाया। तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैक करने के लिए है जो तुम चाहते हो? अगर नहीं तो हम अभी निकल सकते हैं। वह जगह सुगंधित शहर के करीब नहीं है, वहां जाने और वापस आने में कुछ दिन लगेंगे। नहीं, चलो चलते हैं। वे दोनों महल से चले गए। संयोग से वे बाहर पद्मिनी, पंखुड़ी और मधुबाला से मिले। ऐसा लगता था जैसे वे जीवप्ती त्रिपाठी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। पंखुड़ी और मधुबाला दोनों दुखद अभिव्यक्ति पहने हुए थे, जाहिरा तौर पर आशा कर रहे थे कि जीवप्ती त्रिपाठी उनकी वर्तमान दुर्दशा को हल करने के लिए कुछ और शब्द कहेंगे। भान सिकुड़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने आंखें फेर ली। चूंकि पद्मिनी का इरादा उनकी जान लेने का नहीं था, तो उसकी निश्चित रूप से अन्य योजनाएं होंगी, इसलिए उसे समझाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। मैं तुम्हें रास्ते में थोड़ी दूर ले जाऊंगी, फिर हम आधे दिन बाद अलग हो जाएंगे ताकि तुम्हारी कुछ ताकत बच सके। पद्मिनी खिलखिलाकर हंसी, अपना हाथ हिलाते हुए, और एक नर्म शक्ति ने सभी को लपेट लिया इससे पहले कि सीधे सुगंधित शहर से बाहर उड़ गए। इस सरल कार्य ने जीवप्ती त्रिपाठी की भौं को झटका दिया। पंखुड़ी और मधुबाला के दिल भी डूब गए, ये जानते हुए कि मोहक दानवरानी बगाइलिंग डेमन क्वीन के हाथों से भागना एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं था। समूह अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही कुछ हजार मीटर पार कर गया। जैसे ही वे उड़ रहे थे, पद्मिनी ने जीवप्ती त्रिपाठी के कान में फुसफुसाया, बुराई की गुफा गहरा इन भूत राजा प्रोफाउंडियन गोस्ट किंग के इलाके में है, और मेरे दुष्ट राजा का टोकन, एविल किंग्स टोकन के साथ किसी को भी तुम्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम और रेशमा को वहां पहुंचने पर कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। वहां के लोग सुगंधित शहर के जैसे निपटने में आसान नहीं हैं। रेशमा तुम्हें उस जगह पर ले जाएगी और फिर वापस आएगी। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। बुराई की गुफा के अंदर कई दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट्स हैं, और हालांकि हर साल कई लोग इससे लाभ प्राप्त करते हैं, कई और अंदर मर जाते हैं। ज्यादा गहराई में मत जाना, तुम जितना गहराई में जाओगे दुष्ट आत्माएं उतनी ही मजबूत हो जाएंगी। तुम उनसे निपट नहीं पाओगे। दुष्ट आत्माएं क्या हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने भान सिकुड़ी और पूछा। दुष्ट आत्माएं बुराई की गुफा के अंदर की शैतानी शक्ति, डेमोनिक ची और दुष्ट शक्ति है। उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। उनमें संवेदना नहीं है, लेकिन वे बहुत आक्रामक हैं। जब तक कोई जीवित चीज है वे हमला करेगी। मार्शल स्किल्स को समझने के अलावा और क्या लाभ हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। पद्मिनी के लिए बुराई की गुफा के बारे में इतना कुछ जानना दुर्लभ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले पूछताछ करनी थी। मार्शल स्किल्स को समझने के अलावा किसी की ताकत बढ़ाने की क्षमता भी है। उन दुष्ट आत्माओं को हराने के बाद वे एक दुष्ट आत्मा का सार, एविल स्पिरिट एसेंस, पीछे छोड़ देंगी, जो ऊर्जा का एक समूह है। अगर कोई इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकता है तो वे अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर समय बुराई की गुफा में कई लोग प्रवेश करते हैं ताकि मजबूत होने की आशा हो। राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खेती करने वाले ही नहीं, बल्कि बाहर से भी लोग वेश बदलकर अंदर घुस जाते हैं। हर तरह के लोग हैं। तो ऐसा है? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। हालांकि कुछ दुष्ट आत्मा का सार भी है जिनमें कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के अजीब मार्शल स्किल्स। ओम प्रकाश का शैतानी बैंगनी शक्ति शरीर इस तरह से समझा गया था, लेकिन ये मार्शल स्किल्स काफी अशुभ है। एक और उदाहरण दुष्ट आत्मा का सार है जो किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा सकता है। कुछ लोगों ने ऐसी चीज प्राप्त की है और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। इस समय के दौरान वह पागलों की तरह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें कमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। पद्मिनी मुस्कुराए। हाँ, दुनिया वास्तव में रहस्यमय है। ऐसी कोई चीज वास्तव में मौजूद है? जीवप्ती त्रिपाठी ने आश्चर्य में कहा। पिछली बार जब वह जीवन के अनुभव के लिए पाताल पर्वत नेदर माउंटेन गए थे तो वह भी ऐसा ही था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे बना था। मैंने अपनी माँ से सुना है कि बुराई की गुफा एक और जगह से जुड़ी हुई है। पद्मिनी ने बोलना समाप्त किया और हल्के से खिलखिलाकर हंसी भी। जाहिर है उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कौन सी जगह? दानव दुनिया, डेमन वर्ल्ड। लोगों के समूह में सभी आश्चर्यचकित दिखाई दिए। उनमें से किसी ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। ये सच हो सकता है, अन्यथा वहां इतने सारे दुष्ट आत्माएं क्यों हैं कि उन्हें मारा नहीं जा सकता? तुम मजाक कर रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। हाँ, मेरी माँ ने भी अपनी माँ से सुना था।
पद्मिनी खिलखिलाकर हंसी। जीवक्ति त्रिपाठी, तुम जीवन के अनुभव के लिए बुराई की गुफा जाना चाहते हो? पंखुड़ी की सुंदर आंखें चमक उठी जब उसने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। हाँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। क्या तुम हमें अपने साथ ले जा सकते हो? मैं भी जाना चाहती हूँ। पंखुड़ी मीठी मुस्कुराए। पद्मिनी ने सार्थक ढंग से उसकी ओर देखा। पंखुड़ी कड़वाहट से मुस्कुराए, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। जितने अधिक लोग होंगे उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार मेरी ताकत बहुत कम नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। पद्मिनी ने धीरे से सांत्वना दी। मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में बस इसलिए ले जा रही हूँ ताकि तुम देख सको कि जो लोग राख धूस और बादल दुष्ट भूमि पर हमला करने आए थे वे यहाँ के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। पंखुड़ी थोड़ा हैरान थी। वह पद्मिनी के इरादों को कुछ हद तक समझ गई। वास्तव में अच्छा और बुरा उतना स्पष्ट नहीं है जितना तुम सोचती हो। ये दुनिया सिर्फ काली और सफेद नहीं है। पद्मिनी की हमेशा नर्म और लुभावनी आवाज अब थोड़ी धीमी थी। आधे दिन बाद समूह अलग हो गया। पद्मिनी पंखुड़ी और मधुबाला को दूर ले गई जबकि जीवक्ति त्रिपाठी और रेशमा गहराईन भूत राजा के इलाके की ओर उड़ गए। गहराईन भूत राजा 6 महान दुष्ट राजाओं 6 ग्रेट इविल किंग्स में से भूत राजा शीर्ष के करीब स्थान पर था और उससे निपटना अत्यंत मुश्किल था। भूत राजा ने एक बार पिछली पीढ़ी की मोहक दानव रानी की सुंदरता पर लालच किया था और यहाँ तक कि गुप्त रूप से उस पर एक चुपके से हमला भी शुरू किया था। हालांकि पिछली पीढ़ी की मोहक दानव रानी को बचाने के लिए उसका और पद्मिनी का संबंध बहुत अच्छा नहीं था। नतीजतन दोनों इलाकों के बीच का संबंध कुछ अशांत हो गया था। इसलिए भले ही रेशमा के पास पद्मिनी का दुष्ट राजा का टोकन था, उसने इसे आकस्मिक रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह भूत राजा के खेती करने वाले का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। वे दोनों बिना किसी बाधा के सावधानी से बुराई की गुफा की ओर बढ़ते रहे, किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया। कभी कभार वे एक खेती करने वाले से मिलते, लेकिन वे दोनों सतर्कता से एक दूसरे का अवलोकन करते, जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करते। 3 दिन बाद वे दोनों बुराई की गुफा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर पहुंचे। यहाँ वे थे। रेशमा रुक गई और सामने की ओर इशारा किया। तुम जहाँ जाना चाहते हो वह जगह उधर है। हाँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने ऊपर देखा और नजर डाली। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। शैतानी शक्ति का कोई निशान नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। अरे तुम बदमाश, जब तुम अंदर जाओ तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, मरना मत। रेशमा ने गुस्से से सांस लिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसकी ओर मुड़कर देखा और अचानक खिलखिलाकर हंसे। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर फिदा हो गई हो? बकवास, रेशमा ने शाप दिया। क्या तुम सोचते हो कि यह बुढ़िया तुम पर फिदा हो जाएगी? ये बुढ़िया तुम्हारे लिए पढ़ने से बेहतर कुत्ते की विष्ठा बनेगी। मुझसे परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। पिछली बार हम पर एक दूसरे का कुछ भी बाकी नहीं है। अगर तुमने बाहर जाकर कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। जैसे ही रेशमा उसे शाप दे रही थी, जीवक्ति त्रिपाठी अचानक दौड़े, उसकी कमर पकड़ी और उसे जोर से चूमा। वो रेशमा ने जोरदार और हिंसक ढंग से संघर्ष किया और विरोध करने की कोशिश की। अचानक जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे छोड़ दिया और दिल खोलकर हंसे, इससे पहले कि जल्दी से चले गए। बदमाश, रेशमा ने अपने लाल होंठ भींचे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने उन्हें इतनी जोर से काटा था कि वे खून बह रहे थे। एक कड़वा स्वाद उसकी जीभ की नोक से फैल रहा था। लानत है, मैं फिर कभी किसी आदमी को नहीं छूंगी, रेशमा ने खुद से सोचा। जब तक जीवक्ति त्रिपाठी उसके दृष्टि के क्षेत्र से गायब नहीं हो गए, रेशमा ने ठंडा सांस लिया और मुड़कर चली गई। 3 किलोमीटर दूर जीवक्ति त्रिपाठी ने जमीन में एक गहरा काला गड्ढा पाया। इसके बगल में खड़े होकर नीचे से एक ठंडी हवा बहकर आई, जिससे न केवल उनका शरीर कांप गया बल्कि उनकी दैवीय चेतना, डिवाइन सेंस भी अत्यंत ठंडी महसूस हुई। खतरा क्षेत्र कहलाने योग्य, ये वास्तव में थोड़ा अजीब था। जीवक्ति त्रिपाठी ने गुप्त रूप से विचार किया। अपनी सच्ची यान गुप्त तकनीक, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को थोड़ा सा संचालित करते हुए, ठंडी भावना को दूर करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी हवा में उछले और तेजी से नीचे उतर गए। जीवक्ति त्रिपाठी ने बुराई की गुफा में प्रवेश कर लिया है, जो कि गहराईन भूत राजा के इलाके में एक खतरनाक जगह है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवक्ति त्रिपाठी की बुराई की गुफा के अंदर के अनुभव का अगला भाग अनुवाद करूं? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 327। ओम। गुफा अत्यंत गहरी लगती थी। जीवक्ति त्रिपाठी काफी देर तक गिरने के बाद भी तल तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक नीचे से लड़ाई की आवाजें सुनी और उनकी आंखों के सामने चमकीली रोशनी की एक श्रृंखला चमकी, यह इंगित करते हुए कि कोई अपने मार्शल स्किल्स को जारी कर रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी और भी सतर्क हो गए, ये जानते हुए कि पद्मिनी की बातें झूठी नहीं थी। हालांकि यह बुराई की गुफा इविल कैवन अत्यंत खतरनाक थी, फिर भी हर समय अंदर प्रशिक्षण लेने वाले लोग थे। जीवक्ति त्रिपाठी ने अभी अभी प्रवेश किया था, फिर भी उनका सामना पहले से ही लोगों से हो चुका था। एक जगह जितनी अधिक खतरनाक होती है उतने ही अधिक लाभ होते हैं। बुराई की गुफा के विभिन्न आश्चर्य लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। यह इसलिए भी था क्योंकि इस समय दुनिया में अराजकता थी, इसलिए कई लोग बाहर लड़ रहे थे। अगर यह सामान्य समय होता तो संभवतः यहाँ और भी अधिक लोग होते। जब अधिक लोग होते हैं तो विवाद, लड़ाई और खून खराबा होता है।
ये एक सिद्धांत था जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था। थोड़ी देर बाद लड़ाई की आवाजें और रोशनी की चमक स्पष्ट हो गईं। जीवप्ती त्रिपाठी ने ध्यान से सुना और निर्धारित किया कि दूसरी तरफ 4 लोग होने चाहिए। उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, संभवतः सभी जीवन शक्ति यूएनची की खेती करने वाले थे। जैसे ही वह गिरे, जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपचाप आसपास की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस को जारी किया। अत्यंत दुष्ट ऊर्जाओं की एक श्रृंखला उनकी दैवीय चेतना की सीमा में फैल गई। ये ऊर्जाएं या तो मजबूत थी या कमजोर, एक बहुत ही असुविधाजनक भावना देती थी। ये तथाकथित दुष्ट आत्माएं इविल स्पिरिट्स होनी चाहिए। खेती करने वालों के भी कुछ आभास थे, लेकिन वे बहुत बिखरे हुए थे, प्रत्येक अपने काम से मतलब रखता था। हालांकि उन्होंने फिलहाल कोई खतरा नहीं महसूस किया, जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना वापस ले ली। अपनी दैवीय चेतना को जारी करना एक बहुत ही खतरनाक चीज थी। अगर कोई ऐसा हमला सामने आता जो किसी की दैवीय चेतना को नुकसान पहुंचा सके, तो वे घायल हो सकते थे। इसलिए भले ही कोई अमर आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री का मास्टर हो, वे लगातार अपनी दैवीय चेतना को जारी नहीं करेंगे, केवल कभी कभार आसपास के वातावरण की जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करेंगे। आधा कप चाय के योग्य समय के बाद जीवप्ती त्रिपाठी अंत में गुफा के तल पर पहुंचे। उनसे ज्यादा दूर नहीं, 4 लोग भयंकर लड़ाई कर रहे थे, सभी प्रकार के मार्शल स्किल्स का उपयोग कर रहे थे। लोगों का ये समूह करीबी सहयोग करता था, एक पीछे हटना, एक आगे बढ़ना, एक वापस आना। आगे बढ़ना और पीछे हटना, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। वे जिससे लड़ रहे थे वे कुछ तलियाहरी चीजें थीं। ये चीजें इंसानों की तरह दिखती थीं और उनके चेहरों पर धुंधले और भयंकर चेहरे के नक्श थे। हालांकि उनके शरीर एक साथ भ्रामक और भौतिक, आकाशीय और भ्रामक थे। उनके भयंकर गर्जन के बीच भूतिया विलाप और चीखने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। हालांकि वे बहुत मजबूत नहीं थे, हालांकि उन्हें मारना अत्यंत मुश्किल था। ये दुष्ट आत्मा होनी चाहिए। ये वास्तव में थोड़ा अजीब था। जीवप्ती त्रिपाठी अचानक उनके पीछे प्रकट हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। वे संभवतः अपने सामने की लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जीवप्ती त्रिपाठी ने जानबूझकर कुछ शोर किया। वे चारों हैरान थे और जल्दी से पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अगले पल एक व्यक्ति चुपचाप लड़ाई के घेरे से बाहर कूद गया। उसने सतर्कता से जीवप्ती त्रिपाठी का सामना किया। जीवप्ती त्रिपाठी भावहीन थे और कोई शत्रुता नहीं दिखाई। वह बस चुपचाप वहां खड़े रहे, लड़ाई के समाप्त होने का इंतजार करते हुए। उस व्यक्ति ने कुछ देर तक अवलोकन किया और यह भी देखा। वह सद्भावना के इशारे के रूप में जीवप्ती त्रिपाठी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस चुपचाप बुराई की गुफा के वातावरण का अवलोकन कर रहे थे। जमीन के नीचे एक पूरी तरह से अलग दुनिया लगती थी। पूरी जमीन के नीचे खोखली थी और केवल कुछ पत्थर के खंभे थे जो समय समय पर ऊंचे खड़े थे। बुराई की गुफा का अंदरूनी हिस्सा एक बंजर जमीन थी, जीवन का एक भी निशान नहीं था। उदास महसूस न करना मुश्किल था और वातावरण भी काफी जटिल था। जड़ें आपस में गुंथी हुई थीं। हालांकि यह जगह जमीन के नीचे गहरी थी, यह अंधेरी नहीं थी। हर जगह एक तरह की चमकदार रोशनी थी, जैसे जुगनू, लेकिन झाड़ फूक की तरह भी। पूरी राख, धूसर बादल, दुष्ट भूमि, ऐश ग्रे क्लाउड, ईविल लैंड एक असुर यातना ग्रह की तरह थी और अंदर के लोग भी प्रभावित थे। ये भयंकर और भयानक भी लगता था। कुछ देर तक अवलोकन करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने योजना बनाना शुरू कर दिया। अगर पुराना दानव इस पल यहाँ होता तो ये हरे दुष्ट आत्माएं इविल स्पिरिट्स निस्संदेह उसके लिए पोषण का एक महान स्रोत होती। दुर्भाग्य से वह शायद अभी भी कुंडलीदार नाले कॉलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के तल पर था, यहाँ की शैतानी शक्ति डेमेंची को अवशोषित कर रहा था। उनके सामने की कई खेती करने वालों में से, हालांकि उनमें से एक जीवप्ती त्रिपाठी के खिलाफ सतर्क था और एक कम साथी शेष 3 ने हिम्मत नहीं की। सभी प्रकार के भयंकर मार्शल स्किल्स का उपयोग करते हुए उन्होंने जल्दी से कुछ हरे दुष्ट आत्माओं को मार डाला। तेज चीखों की एक लहर के साथ हरी दुष्ट आत्माओं के शरीर अचानक बह गए और हवा में गायब हो गए। जो कुछ बचा था वह कुछ गांठें थी जो बहुत स्पष्ट दिखती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी दुष्ट ऊर्जा थी, हवा में तैरती हुई। दुष्ट आत्मा का सार, इविल स्पिरिट एसेंस। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल तेज धड़क उठा। बुराई की गुफा में आने वाले सभी खेती करने वाले इस दुष्ट आत्मा का सार के लिए यहाँ थे। इसे अवशोषित और परिष्कृत करने से उन्हें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि ये हरे दुष्ट आत्मा का सार थोड़े कमजोर लगते थे और उनमें ज्यादा समृद्ध ऊर्जा नहीं थी। ये जानकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी नजर वापस ले ली। कई खेती करने वालों ने सभी जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और उनके शांत प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। उनमें से एक, जो अपेक्षाकृत शांत लगता था, दूसरी महिला की ओर मुड़ा और कहा, बहन रंगीली, सिस्टर रोंग, इन चीजों को दूर रख दो। हाँ, महिला ने सिर हिलाया और फिर अपनी कमर पर कपड़े के थैले से एक छोटी बोतल बाहर निकाली। बोतल को हरे दुष्ट आत्मा का सार की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे से अपनी जीवन शक्ति संचालित की। एस्टरिस्क शिव 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 एस्टरिस्क। बोतल ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए इसमें सभी दुष्ट आत्मा का सार शामिल था।
लड़की मुस्कुराया और बोतल को हिलाया। उसकी सुंदर आंखों का जोड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही संतुष्ट अभिव्यक्ति थी। जीवप्ती त्रिपाठी की भौं सिकुड़ गई जब उन्होंने जिज्ञासा से ये सब देखा। जिस आदमी ने अभी बात की थी उसने ये देखा लगता था और दिल खोलकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि जीवप्ती त्रिपाठी की ओर हाथ जोड़कर कहा, ये ताओसेंग टाओ यांग कहलाता है, क्या मैं आपकी उत्कृष्टता का नाम जान सकता हूँ? जीवप्ती त्रिपाठी, तो ये भाई जीवप्ती है। ताओ सिंह खिलखिलाकर हंसे और अपनी सीधी भौहें उठाईं। सीधी कहा, भाई जीवप्ती के रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। पद्मिनी ने उन्हें केवल बुराई की गुफा के अंदर के खतरों और अवसरों के बारे में बताया था, लेकिन उसने इस बोतल के बारे में कुछ नहीं कहा था जो दुष्ट आत्मा का सार एकत्रित कर सकती थी, इसलिए वह इस बारे में काफी चिंतित थे। पहली बार यहाँ, पहली बार, कोई आश्चर्य नहीं। ताओ सिंह थोड़ा दोस्ताना लगता था, कम से कम उसने कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं दिखाया, नहीं उसने दूसरों को धमकाने के लिए अपनी बेहतर संख्या पर भरोसा किया। जीवप्ती त्रिपाठी को राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खेती करने वाले की पुनः जांच करने की जरूरत महसूस हुई। राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के खिलाफ दुनिया का पूर्वाग्रह बहुत अधिक था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो कोई भी यहाँ रहता है वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्या वे नहीं जानते थे कि बुरे लोग और अच्छे लोग हर जगह से अस्तित्व में थे? जबकि जीवप्ती त्रिपाठी और ताओ सिंह बात कर रहे थे, उनके आसपास के अन्य 3 लोग भी जीवप्ती त्रिपाठी को बहुत रुचि के साथ देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे सोच रहे थे कि यह व्यक्ति थोड़ा बेवकूफ और हास्यास्पद था। वह कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी अकेले बुराई की गुफा में दौड़ने की हिम्मत की। वह वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानता था। ये बोतल क्या है? जीवप्ती त्रिपाठी ने लड़की के हाथ में बोतल की ओर इशारा किया और पूछा। चूंकि ताओ सिंह का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, स्वाभाविक रूप से वह इसके बारे में पूछताछ कर सकते थे। ताओ सिंह ने लड़की के हाथ से बोतल ले ली और जीवप्ती त्रिपाठी के सामने उसे हिलाया। बोतल के अंदर एक घना हरा प्रकाश था जो पानी की एक धारा की तरह बहता हुआ लगता था। ये एक पवित्र आत्मा की बोतल, प्योरिफाइंग स्पिरिट बॉटल है, एक कलाकृति जो विशेष रूप से खेती करने वाले के लिए परिष्कृत की गई है, जो जीवन के अनुभव के लिए यहाँ आता है। इसका क्या उपयोग है? ये देखकर कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था, ताओ सिंह कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, अपने माथे को रगड़ते हुए और धैर्यपूर्वक समझाते हुए, भाई जीवप्ती, तुम जानते हो कि एक दुष्ट आत्मा के मारे जाने के बाद यह एक आत्मा का सार, स्पिरिट एसेंस, पीछे छोड़ देगा, है ना? हाँ, इस आत्मा का सार में कई रहस्य शामिल हैं। इसे अवशोषित और परिष्कृत करने के बाद कोई कई लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह आत्मा का सार कुछ ऐसा नहीं है जिसे आकस्मिक रूप से अवशोषित किया जा सके। इसमें बहुत अधिक यिन और दुष्ट शक्ति, यिन एंड ईविल ची, शामिल है। इसके लिए एक खेती करने वाले को इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, और दुष्ट आत्मा जितनी अधिक मजबूत होती है, मृत्यु के बाद यह उतनी ही अधिक समृद्ध यिन और दुष्ट शक्ति पीछे छोड़ती है। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। वह दुष्ट आत्मा का सार में शामिल यिन और दुष्ट शक्ति को भी महसूस कर सकते थे। ये शुद्ध और भयंकर ऊर्जा थी जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर कोई इसे बहुत अधिक अवशोषित करता है तो वे केवल अपना दिमाग खो देंगे। इसे परिष्कृत करने में कुछ समय लगेगा। इस बुराई की गुफा के अंदर हर जगह खतरे हैं। तुम हर बार जब एक मारते हो तो एक दुष्ट आत्मा के सार को अवशोषित और परिष्कृत नहीं कर सकते। ऐसा करना बहुत खतरनाक और बहुत बेवकूफ व्यक्ति का कार्य होगा। ताओ सिंह खिलखिलाकर हंसे। पवित्र आत्मा की बोतल काम में आती है, यह अंदर एक दुष्ट आत्मा के सार को भंडारित कर सकती है। एक बार जब तुम सही अवसर और एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हो तो तुम आत्मा का सार बाहर निकाल सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। तो ऐसा है। जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक एहसास हुआ। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बुराई की गुफा के पीछे इतने सारे रहस्य होंगे। चूंकि वह अकेले यहाँ आए थे, ऐसा लगता था कि उन्हें और अधिक सावधान रहना होगा। इसके अलावा पवित्र आत्मा की बोतल में यिन और दुष्ट शक्ति को शुद्ध करने का प्रभाव है। ये जितना अधिक समय तक अंदर रखा जाएगा उतना ही आसान हमारे लिए आत्मा का सार को परिष्कृत करना होगा। हालांकि ऐसा करने से पवित्र आत्मा की बोतल क्षतिग्रस्त हो जाएगी, इसलिए इसे बहुत लंबे समय तक नहीं रखना सबसे अच्छा है। जल्द से जल्द इसे परिष्कृत करने का एक अवसर ढूंढने की कोशिश करो, ये तुम्हारी ताकत भी बढ़ा सकता है। हाँ। सलाह के लिए धन्यवाद। जीवप्ती त्रिपाठी ने हाथ जोड़े। भाई जीवप्ती बहुत विनम्र है। ताओ सिंह हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ा सा भान सिकुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति संघर्ष और संकोच करती हुई लगती थी, लेकिन जल्द ही उसने महिला की ओर मुड़कर कहा, छोटी बहन, मुझे एक और बोतल दो। ये सुनकर महिला ने एक और बोतल बाहर निकाली और ताओ सिंह को सौंप दी। ताओ सिंह ने इसे जीवप्ती त्रिपाठी की ओर फेंक दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, भाई जीवप्ती, सबसे अच्छा होगा कि तुम भी एक लाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। भाई, उसे इतना उदार देखकर सीधे एक अजनबी को एक पवित्र आत्मा की बोतल देते हुए अन्य 3 मदद किए बिना नहीं पुकार सके। एक पवित्र आत्मा की बोतल, हालांकि यह एक उच्च स्तरीय कलाकृति नहीं थी, फिर भी इसे परिष्कृत करना काफी मुश्किल था, इसलिए वे इस बार अपने साथ केवल 3 ही लाए थे। वे बस एक क्यों देंगे? हर कोई अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
ताओ सिंह ने चुपचाप अन्य तीनों को घूरा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जीवक्ति त्रिपाठी ने हाथ बढ़ाकर पवित्र आत्मा की बोतल ली। उनकी भौं हल्की सी सिकुड़ गई। जैसा कि कहा जाता है, किसी को कष्ट के बिना इनाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि जब वह नीचे आए तो उनका ताओ सिंह के समूह के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। वे बस अजनबी थे जो सहयोग से मिले थे, इसलिए उनका इतना उदार होना जीवक्ति त्रिपाठी को कुछ हैरान कर गया। इससे वह संदिग्ध हो गए, ये सोचते हुए कि क्या दूसरा पक्ष उनसे मदद के लिए कुछ पूछना चाहता था। लेकिन वे उसे नहीं जानते थे, तो वे उसकी मदद क्यों मांगेंगे। बोतल वापस करना चाहते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने खुद को रोका। जब दूसरे उसे कुछ देते थे तो इसे बस इस तरह वापस करना अच्छा नहीं होगा। यह उन्हें ठुकराए जाने की भावना दे सकता है, और अगर चीजें खराब हो गई तो वे उस पर भी पलट सकते थे। बदले में उन्हें क्या देना चाहिए। जीवक्ति त्रिपाठी झिझके अपनी दैवीय चेतना के साथ काली पुस्तक स्थान ब्लैक बुक स्पेस को साफ करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने पाया कि अनेक औषधि तरल, मिरियड ड्रग लिक्विड, आत्मा दूध, स्पिरिट मिल्क और आत्मा मरहम, स्पिरिट ऑइंटमेंट के अलावा यिन यांग दानव जिनसेंग, यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग भी था। इसके अलावा अंतहीन सागर द्वीप एंडलेस सी आइलैंड्स के महान संप्रदायों से कलाकृतियां थी, साथ ही असुर तलवार, एसुर स्वॉर्ड और हजारों फूलों वाला रक्त बेगोनिया, 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बगोनिया भी थी। ये सभी चीजें थी जो वह नहीं दे सकते थे। इसके अलावा कुछ गोलियां थीं। इनमें से कुछ गोलियां आचार्य लिंगटाइजू द्वारा उनके लिए तैयार की गई थी और उस समय खत्म नहीं हुई थी। स्वर्ग श्रेणी की गोलियों हेवन ग्रेड पिल्स की 2 बोतलें भी थी जो उन्होंने पद्मिनी के खजाने घर से बाहर निकाली थी। ताओ सिंह ने जीवक्ति त्रिपाठी को एक पवित्र आत्मा की बोतल दी है और जीवक्ति त्रिपाठी झिझक रहे हैं कि उन्हें बदले में क्या देना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग अनुवाद करूं, जहां जीवक्ति त्रिपाठी ताओ सिंह और उनके समूह को कुछ पेशकश करते हैं। ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 328। ओम। एक पल के लिए जांच करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी को अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में काफी गरीब थे। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने उन्हें स्वर्ग श्रेणी की गोलियों हेवन ग्रेड पिल्स की एक बोतल देने का फैसला किया। स्वर्ग श्रेणी की गोलियों की एक बोतल सस्ती नहीं थी, और चूंकि उन्होंने उन्हें पद्मिनी के खजाने घर से लिया था, प्रत्येक बोतल कम से कम 2 या 3 लाख चांदी सिल्वर्स की थी। ये एक पवित्र आत्मा की बोतल प्योरिफाइंग स्पिरिट बॉटल की भरपाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जीवक्ति त्रिपाठी ने भान सिकोड़ी जब उनकी दैवीय चेतना काली पुस्तक स्थान ब्लैक बुक स्पेस के चारों ओर घूमती रही। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, दूसरों की आंखों में वह स्तब्ध लगते थे। अन्य 3 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ताओ सिंह टाओ यांग ने जीवक्ति त्रिपाठी को एक पवित्र आत्मा की बोतल दी थी, लेकिन क्योंकि वह उनके भाई थे उन्होंने इसे सहन किया था। हालांकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि उनके भाई बहुत उदार और कुछ हद तक लापरवाह थे। वे पहली बार मिले थे, इसलिए भले ही वे उससे दोस्ती करना चाहते थे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। इस पल जीवक्ति त्रिपाठी को वास्तव में एक उदासीन अभिव्यक्ति पहने देखकर वे थोड़ा नाराज महसूस किए बिना नहीं रह सके। रंगीली फ्रॉम में एक नाम की लड़की एक सीधी सादी व्यक्ति लगती थी और तुरंत ठंडक से सांस लिया। जब दूसरे तुम्हें कुछ देते हैं तो क्या तुम धन्यवाद भी नहीं कह सकते? तुम गूंगा नहीं हो। अन्य 2 ने भी उसे ठंडक से घूरा, जैसे उन्होंने अभी अभी एक बड़ा नुकसान उठाया हो। जीवक्ति त्रिपाठी एक पल के लिए हैरान थे, इससे पहले कि उनकी ओर ऊपर देखा और हल्के से कहा, क्षमा करें, मैं कुछ सोच रहा था और खुद को खो दिया। क्या तुमने सोचना समाप्त कर दिया? रंगीली नाम की लड़की ने हार नहीं मानी, जैसे वह तब तक जीवक्ति त्रिपाठी को धन्यवाद कहते हुए सुनना चाहती थी जब तक कि वह हार नहीं मान जाती। हाँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया और लापरवाही से ताओ सिंह की ओर एक बोतल फेंक दी। फिर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, फिर मिलते हैं। ऐसा कहते हुए उनका आंकड़ा चमका और वह एक बिजली की कड़क की तरह उड़ गए। अरे! रंगीली ने उनके पीछे कुछ कदम दौड़कर पीछा किया, लेकिन जब उसने पाया कि जीवक्ति त्रिपाठी गायब हो गए थे तो वह अचानक नाराज हो गई और अपना पैर पटका। ये व्यक्ति तुम? हाय! ताओ सिंह ने अपने 3 छोटे भाइयों और छोटी बहनों को देखा, लाचारी से सिर हिलाया और सांस लिया। हालांकि उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, उनके चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी। भाई, एक पतले छोटे भाई ने संदेह से उसकी ओर देखा। क्या वह इतना दोस्ताना होने के लायक है? ये सही है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं लगता और उसके कपड़े और भी अधिक साधारण हैं। तुम उसे मुफ्त में एक पवित्र आत्मा की बोतल क्यों दोगे? रंगीली की आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसने धीरे से बुदबुदाया, कितना परेशान करने वाला व्यक्ति। उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। वह क्यों कहेगा? उसने पवित्र आत्मा की बोतल मुफ्त में नहीं ली। ताओ सिंह ने अंत में उन्हें घूरा। उसने वह बोतल जो जीवक्ति त्रिपाठी ने अभी अभी फेंकी थी रंगीली को सौंप दी और हल्के से कहा, खुद देखो। क्या? रंगीली ने असंतोष में इसे लिया और अपना छोटा मुंह बाहर निकाल कर कहा, क्या ये केवल औषधीय गोलियों की एक बोतल नहीं है? ये पवित्र आत्मा की बोतल के मूल्य से कैसे तुलना कर सकती है? हम्फ! शिकायत करते हुए उसने लापरवाही से बोतल खोला और एक झटका लिया। उसका सुंदर चेहरा अचानक रंग बदल गया जब उसने ताओ सिंह को सदमे में देखा। ताओ सिंह की आंखों में लाचारी की एक झलक चमकी। यह नहीं हो सकता। रंगीली हैरान लग रही थी, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसका छोटा हाथ कांप गया जब उसने बोतल से एक गोली बाहर निकाली।
उसने इसे अपनी हथेली पर रखा और ध्यान से देखा। अन्य दो भी आए और समृद्ध गोली खुशबू सूंघी। गोल और मोटा गोली को देखते हुए उन्होंने सभी ने विस्मय से कहा, एक स्वर्ग श्रेणी की गोली, हेवन ग्रेड पिल। ध्यान से देखो। ताओ सिंह की नजर जाहिर तौर पर उन तीनों से बेहतर थी, इसलिए वह इस गोली की गुणवत्ता को एक नजर में देख पाए। क्या ये एक स्वर्ग श्रेणी की उच्च रैंक वाली गोली, हेवन ग्रेड हाई रैंक पिल, हो सकती है? इस बार उन तीनों ने न केवल शिकायत नहीं की, बल्कि इसके बजाय खुशी का एक नजरिया दिखाया। एक स्वर्ग श्रेणी की उच्च रैंक वाली जीवन शक्ति गोली, हेवन ग्रेड हाई रैंक यूएनची पिल। ताओ सिंह कड़वाहट से मुस्कुराए, मुझे बताओ, क्या ये पवित्र आत्मा की बोतल के मूल्य की भरपाई कर सकती है? रंगीली का चेहरा लाल हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ये लोग अनुभव प्राप्त करने के लिए बुराई की गुफा में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने साथ कुछ औषधीय गोलियां लाए थे। हालांकि उनके द्वारा लाई गई औषधीय गोलियों का सबसे उच्च ग्रेड केवल एक स्वर्ग श्रेणी की निम्न रैंक वाली जीवन शक्ति गोली, हेवन ग्रेड लो रैंक यूएनची पिल थी। जीवप्ति त्रिपाठी ने लापरवाही से फेंकी गई बोतल की तुलना में ये केवल 2 छोटे ग्रेड कम था। गोलियों का मूल्य भी बहुत अलग था। इसके अलावा कभी कभी औषधीय गोलियों की एक अच्छी बोतल के मूल्य को पैसे से नहीं मापा जा सकता था। ये एक महत्वपूर्ण क्षण में जान बचा सकती थी। उस आदमी की किस तरह की पृष्ठभूमि है? वह इतना उदार क्यों है? पतले छोटे भाई ने सदमे के एक अस्पष्ट नजरिए के साथ पूछा। इस बारे में बात करते हुए ये बहुत दिलचस्प था। ये पहली बार था कि उनके भाई और उस व्यक्ति ने मुलाकात की थी, लेकिन एक दूसरे से अधिक उदार था, जैसे वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक आड़ू देना और एक बेर वापस करना, बस इतना ही। ताओ सिंह ने अपने होंठ चटकाए, निराशा के साथ उन तीनों की ओर देखते हुए। भले ही उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि हो, भाई, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये तुम तीनों ने बर्बाद कर दिया। वे तीनों मदद किए बिना, थोड़ा दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सके, बार बार अपनी गलतियां मानते रहे। रंगीली ने जिज्ञासा से पूछा, भाई, तुम्हें कैसे पता कि वह दोस्ती करने योग्य व्यक्ति है? यहाँ आने वाले सभी प्रकार के लोग हैं। क्या होगा अगर वह एक दुष्ट व्यक्ति है? ताओ सिंह मुस्कुराए, अगर वह एक धोखेबाज व्यक्ति होता तो वह हमें ध्यान दिलाने के लिए जानबूझकर शोर नहीं करता। वे तीनों अचानक समझ गए। उन्होंने सोचा था कि जीवप्ति त्रिपाठी ने उतरते समय गलती से शोर किया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें सतर्क करने के लिए शोर किया था। वह शायद गलतफहमी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा लगता था कि वह परेशानी पैदा करना पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था और उसका स्वभाव बुरा नहीं था। इसके अलावा ताओ सिंह की आंखों में बिजली चमकती हुई लगती थी और वह बहुत समझदार था। हालांकि उसके शब्दों और व्यवहार ने प्रकट किया कि वह इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। चूंकि उसने अकेले यहाँ आने की हिम्मत की, तो उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। ये व्यक्ति निस्संदेह बहुत मजबूत है। यह नहीं हो सकता, वह हमसे छोटा है। रंगीली ने जाहिर तौर पर विश्वास नहीं किया। उम्र सब कुछ नहीं कहती। क्या तुमने नहीं देखा कि जब वह अकेले हम चारों का सामना कर रहा था तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था? उसने हमारी परवाह नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह हमसे नहीं डरता, और यहाँ तक कि हम सबको मारने की ताकत भी हो सकती है। इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कैसे संभव है? वे तीनों बार बार विस्मय से चिल्लाए, अपना सिर हिलाते हुए, मुझे विश्वास नहीं है। ताओ सिंह ने उन्हें लाचारी से देखा। इतने संकीर्ण सोच वाले मत बनो, ठीक है? इस दुनिया में कई प्रतिभाएं हैं और हर जगह कई शक्तिशाली लोग हैं। तुम्हें दीर्घकालिक देखना होगा। रंगीली खिलखिलाकर हंसी, लेकिन भले ही भाई ऐसा कहते हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। ही, प्रतिभाएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन उसकी उम्र में अगर वह हम चारों को मार सकता है तो वह एक प्रतिभा नहीं बल्कि एक राक्षस है। अन्य दो ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने दिल की बात कही हो। ताओ सिंह को केवल यह महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत सारे शब्द बर्बाद कर दिए थे, लेकिन फिर भी अपने 3 छोटे बहनों और छोटे भाई के क्षितिज को विस्तृत नहीं कर सके। उन्होंने सांस लिया। तुम लोग एक बात याद रखो, इस दुनिया में तुम कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुम समझदार नहीं हो सकते। लेकिन तुम इतने अंधे नहीं हो सकते। तुम्हें स्पष्ट रूप से देखना होगा कि तुम किसे नाराज नहीं कर सकते और किसे दोस्त बना सकते हो। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम एक लंबा जीवन जी सकते हो। ठीक है, मैं जानती हूँ कि भाई फिर से साधारण बातें करने वाले हैं। चलो अंदर चलते हैं, वह व्यक्ति हमसे एक कदम आगे है। रंगीली आगे बढ़ी और ताओ सिंह को खींचा। चलो तेज चलते हैं, शायद हम उससे फिर से मिल सकें। उस समय हम देख सकते हैं कि क्या वह वास्तव में मजबूत है या नहीं। तुम्हारे लिए अब और कहना बेकार है। ये सही है। ताओ सिंह की आंखें चमक उठी और उन्होंने भी अपनी गति तेज कर दी। वह भी जानना चाहते थे, जीवप्ति त्रिपाठी ने अकेले इस जगह में प्रवेश करने की हिम्मत क्यों की। कुछ मील दूर जीवप्ति त्रिपाठी ने भान सिकोड़ी जब उन्होंने अपने सामने ज्यादा दूर नहीं तैरते हुए हरे दुष्ट आत्मा को देखा। यह एक भूत की तरह था। इसे ध्यान से देखने के बाद उन्होंने पाया कि दुष्ट आत्मा वास्तव में केवल एक आधा इकाई थी, उसके कोई अंग नहीं थे। उसके केवल अस्पष्ट चेहरे के नक्श थे, लेकिन यह भयानक था और भयंकर लगता था। एक पल के लिए इसे देखने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी उसकी ओर चल दिए। दुष्ट आत्माओं में बुद्धि नहीं थी, लेकिन वे जीवन की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थी।
जब तक एक निश्चित सीमा के भीतर एक जीवित चीज थी, उनका शिकार किया जाएगा। अगर उन्हें हराया नहीं जा सका तो वे निश्चित रूप से भाग नहीं पाएंगे। जीवप्ती त्रिपाठी केवल कुछ दसों फुट दूर थी जब उन्हें दुष्ट आत्मा ने खोज लिया। एक चीख के साथ दुष्ट आत्मा जीवप्ती त्रिपाठी की ओर पुष्पपंखी में गड़े कैटकन्स की तरह तैर गई। एक पल में एक ठंडी हवा बह गई और भूत विलाप करने लगे और भेड़ियों ने चीखना शुरू कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने दुष्ट आत्मा पर अपनी हथेली लहराई और उनकी हथेली से गर्म हवा सीधे दुष्ट आत्मा के शरीर से टकराई। दुष्ट आत्मा अचानक अव्यवस्थित की स्थिति में पिट गई और जहां सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची घुसी थी, ऐसा था जैसे आग लगी हो, जोरदार जल रही हो। हालांकि सच्ची यांग जीवन शक्ति को दुष्ट आत्मा की दुष्ट ऊर्जा द्वारा जल्दी से भरपाई कर दी गई थी, इस हथेली ने इसे एक बड़ा नुकसान उठाने का कारण बनाया लगता था और उसका पूरा हरा शरीर बहुत धुंधला हो गया। जो शरीर आगे बढ़ रहा था वह अचानक रुक गया और विलाप और चीखना अचानक बंद हो गया। तुरंत दुष्ट आत्मा अचानक मुड़ गई और घबराहट में भाग गई। जीवप्ती त्रिपाठी हैरान थे, हल्का सा महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत था और जल्दी से उसका पीछा किया। किसने सोचा होगा कि हालांकि दुष्ट आत्मा का कोई भौतिक शरीर नहीं था, उसके भागने की गति काफी तेज थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे पकड़ने से पहले काफी देर तक उसका पीछा किया। 3 से 5 चालों के बाद उन्होंने उसे हरा दिया। केवल दुष्ट आत्मा का सार इविल स्पिरिट एसेंस का एक समूह पीछे छोड़ दिया। आसानी की डिग्री जीवप्ती त्रिपाठी की कल्पना से कहीं अधिक थी। पहले जब उन्होंने ताओ सिंह के 4 के समूह को उन दुष्ट आत्माओं से निपटते हुए देखा तो जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा था कि वह भी ऐसे ही होंगे। जगह पर खड़े होकर काफी देर तक भान सिकोड़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को अभी भी लग रहा था कि यह घटना सामान्य नहीं थी। कहा गया था कि दुष्ट आत्माएं जब एक जीवित प्राणी का सामना करती है तो मरने तक लड़ती है, तो केवल एक चाल के बाद ये क्यों भाग गई? इसके अलावा एक दुष्ट आत्मा को मारने में केवल कुछ चालें लगी। क्या ये हो सकता है कि सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची ने उसे बांध दिया हो? इसके बारे में थोड़ी देर तक सोचने के बाद केवल यही कारण था जो समझ में आया। सच्ची यांग जीवन शक्ति हमेशा दुष्ट आत्माओं की दुश्मन रही है और जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी अटल स्वर्णिम कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन में दुष्ट ऊर्जा को दबाने के लिए इस पर भरोसा किया था। ऐसा सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति अचानक काफी उत्साहित हो गई। इस बुराई की गुफा के अंदर उनके पास निस्संदेह दूसरों पर एक बड़ा फायदा था। अगर उन्होंने इस फायदे का फायदा नहीं उठाया तो क्या ये बहुत अधिक बर्बादी नहीं होगी? पवित्र आत्मा की बोतल को बाहर निकालकर जीवप्ती त्रिपाठी ने रंगीली के कार्यों की नकल की, धीरे से अपनी जीवन शक्ति संचालित की और इसे इस कलाकृति में डाला। एक पल में पवित्र आत्मा की बोतल से एक चूषण बल निकला और दुष्ट आत्मा का सार को अंदर खींच लिया। बहुत दिलचस्प, जीवप्ती त्रिपाठी ने खुद पर खिलखिलाकर हंसे। पवित्र आत्मा की बोतल को दूर रखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना रास्ता जारी रखा। आसपास खेती करने वाले की गतिविधि के ज्यादा निशान नहीं थे, केवल कम संख्या में लोग थे। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी चले उन्होंने सभी दुष्ट आत्माओं को मार डाला जो उन्होंने देखी, एक को भी नहीं छोड़ा। पहली बार पीड़ित होने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी और अधिक निर्णायक हो गए। किसी भी दुष्ट आत्मा को भागने का मौका नहीं दिया, सीधे उन्हें कच्चे बल से कुचल दिया। आधे दिन से भी कम समय में पवित्र आत्मा की बोतल दुष्ट आत्मा का सार के 20 समूहों से भर गई थी, एक समृद्ध कटाई। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ये भी महसूस कर सकते थे कि इन दुष्ट आत्मा का सार में शामिल ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए भले ही उन्होंने उन्हें अवशोषित कर लिया, ताकत में वृद्धि ज्यादा नहीं होगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने बुराई की गुफा में सच्ची यांग जीवन शक्ति के फायदे को खोज लिया है और पवित्र आत्मा की बोतल भर ली है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवप्ती त्रिपाठी के साहस का अगला भाग अनुवाद करूं? ओम मार्शल शिखर अनुवाद भाग 329। ओम। जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे 1 दर्जन मील से अधिक दूरी पर ताओ सिंह और अन्य सावधानीपूर्वक चल रहे थे, लेकिन इतनी देर तक चलने के बाद भी उन्हें एक भी दुष्ट आत्मा नहीं मिली, इसलिए वे मदद किए बिना अजीब महसूस नहीं कर सके। यहाँ इतनी शांति क्यों है? बहन रंगीली ने भान सिकुड़ी और बुदबुदाए। ताओ सिंह हैरान दिखे, उनके चेहरे पर हल्का सा भय दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे डर है कि रास्ते में दुष्ट आत्माओं को पहले ही साफ कर दिया गया है। बाहरी दुष्ट आत्माओं को साफ करने की परवाह कौन करेगा? बहन रंगीली खिलखिलाकर हंसी, अचानक कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई। उसने ताओ सिंह की ओर मुड़कर देखा और कहा, भाई तुम्हारा मतलब? हाँ, दूसरे पीछे आने की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बाहर से अंदर तक उन्हें साफ करना होगा। ताओ सिंह की आंखें चमक उठी जब उन्होंने आगे देखा। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी उसकी क्षमता को कमाका। ये व्यक्ति न केवल मजबूत है, बल्कि उसकी गुप्त तकनीक और मार्शल स्किल्स यहाँ दुष्ट आत्माओं को रोकने में बहुत प्रभावी लगते हैं। अन्यथा भले ही वह मजबूत हो, वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अन्य 3 हैरान थे, अब जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने हाथ में पवित्र आत्मा की बोतल प्योरिफाइंग स्पिरिट बॉटल पकड़ी हुई थी, अपने सामने दुष्ट आत्मा का सार इविल स्पिरिट एसेंस के समूह का सामना करते हुए, लेकिन कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी वह इसे अवशोषित नहीं कर पाए। वह मदद किए बिना उलझन महसूस नहीं कर सके। ध्यान से काफी देर तक देखने के बाद वह अचानक ठीक हो गए।
पवित्र आत्मा की बोतल में एक सीमित क्षमता लगती थी, इसलिए अनिश्चितकाल के लिए दुष्ट आत्मा का सार को अवशोषित करना असंभव था। ये सोचकर जीवती त्रिपाठी ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्होंने सीधे हाथ बढ़ाया और दुष्ट आत्मा का सार